हम सब म्यूटेड रहेंगे। स्मिता जी। जी, सभी को नमस्कार। आज के 7वें कोविड संवाद में इंप्रेस शक्ति की प्रेसिडेंट डॉक्टर उमा कुमार जी, आज के हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर विजय हड्डा जी, हमारी महामंत्री रूबी जी एवं समस्त शक्ति विज्ञान भारती के सारे सदस्य, एनएसएस देशबंधु के युवा कार्यकर्ता एवं अन्य सभी उपस्थित गण्यमान्य व्यक्ति का मैं स्वागत करती हूँ। आज के संवाद में मैं माननीय कृष्ण कुमार जी, प्रांत सह प्रचारक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गरिमामय उपस्थिति का अभिनंदन करती हूँ। शक्ति विज्ञान भारती प्रेरित ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज में खासकर महिलाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास करने हेतु सदैव कार्यशील रहती है। आपके उत्तम स्वास्थ्य का कामना करते हुए संवाद को आगे बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर रूबी मिश्रा जी को प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। जी, जैसा कि विदित है, हम हर ये संवाद या कोई भी विज्ञान भारती शक्ति से संबंधित कोई भी कार्यक्रम या फिर संवाद करते हैं, इस प्रार्थना, इस मंत्र जिसमें समाहित है सब कुछ, उससे शुरुआत करते हैं। मैं प्रार्थना कहूंगी, आप सब मन में दोहरा सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा गृधः कस्य स्विधनम्। विद्यां च अविद्यां च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यायां मृत्युं कृत्वा विद्यायां मृत्युमुश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओवर टू यू स्मिता जी। जी, आज के संवाद को आगे बढ़ाते हुए मैं हम लोगों की प्रेरणा स्रोत डॉक्टर उमा कुमारी जी, प्रेसिडेंट इंप्रेस शक्ति एचओडी रूमेटोलॉजी एम्स को आमंत्रित करती हूँ, जिनके प्रेरणा स्वरूप कोविड संवाद की शुरुआत हुई। मैम, आपका स्वागत है। अनम्यूट कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। यहाँ उपस्थित हमारी वाइब्रेंट सेक्रेटरी रूबी जी, माननीय कृष्ण कुमार जी, शह प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय सेवक संघ, उनकी उपस्थिति में ये संवाद हो रहा है तो इसके मायने और भी बढ़ जाते हैं। और इसकी वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है कि ये एक्सेप्टेंस आ रही है कि ये वाकई एक बहुत जरूरत की चीज है, बात है जो हम लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैं कुछ सेकंड में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगी कि कैसे हमने शुरुआत की। जब मुझे कोविड हुआ और मैं आइसोलेशन में थी, तो वहां बहुत ही, आप पता होगा कितना अकेलापन लगता है अगर आप एक कमरे में बंद हो। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना वर्चुअली कुछ परिवारों से कनेक्ट किया जाए जो कि हमारी ही तरह इस बीमारी से सफर कर रहे हैं या निकल कर आए हैं या जिनको इस बात का डर है। तो मैंने इसका जिक्र रूबी जी, स्मिता जी से किया और भी कुछ अपने फ्रेंड से किया, तो सब लोग शर्ट्स तैयार हो गए। उन्होंने कहा बहुत अच्छा रहेगा और हमने शुरुआत की और इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। लोग बात करके ऐसा हुआ है जो हमने महसूस किया है कि एक बात करने के बाद जो लोगों में कॉन्फिडेंस आया है, आधे तो वो उस कॉन्फिडेंस से ही ठीक हो जाते हैं। बहुत सारी जो उनकी मन में भ्रांतियां होती हैं वो क्लियर हो जाती हैं और वो एम्पावर्ड फील करते हैं कि हमारे पास एक परिवार है, अगर हमें कुछ भी हुआ तो सब लोग मिलकर एक हो जाएंगे और हमें कुछ होने नहीं देंगे। तो वो उनकी बीमारी वैसे ही आधी ठीक हो जाती है। तो आज हमारा ये 7वां संवाद है
जिसमें हम 20 परिवारों से इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि 20 से एक बात करना फेस टू फेस आसान हो जाता है। लेक्चर वगैरह हम इसमें ज्यादा नहीं देते। तो अब मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए डॉक्टर विजय हड्डा जी को इनवाइट करना चाहूंगी, जिससे वो हमसे संवाद करें। और डॉक्टर विजय हड्डा जो कि प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर्स एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली, इनका 20 से भी ज्यादा साल का एम्स में एक्सपीरियंस है और 150 से ज्यादा इनके नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशन है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। बहुत सारे जो डॉक्टरेट स्टूडेंट्स पास आउट हो निकले जिनको इन्होंने सुपरवाइज किया है। तो इनसे अच्छा मैंने कहना चाहिए कि पल्मोनोलॉजिस्ट हम सबको एड्रेस करने के लिए और सारी जो जिनके क्वेश्चंस होंगे रिलेटेड इस कोविड से उनको सॉल्व करने के लिए कोई हो नहीं सकता था। और एक अनाउंसमेंट है कि जो लोग बोल नहीं रहे हैं और या जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो खुद को म्यूट रखें। ओवर टू यू डॉक्टर विजय हड्डा। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो थोड़ा सा आई थिंक मैं मिक्स करूंगा, कभी हिंदी कभी इंग्लिश। मैडम आपने बहुत ही मतलब आप तो मेरे टीचर रही हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत भी हैं। और मैंने इनके अंडर में एमडी किया था, तो मेरा जो थीसिस था वो इनके फील्ड में ही था, रूमेटोलॉजी में। तो उस दौरान मैडम से बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होती थी, फिर राउंड्स के ऊपर। तो मैडम तो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। एंड थैंक यू मैडम, आपने मुझे बुलाया और इस इनिशिएटिव के लिए भी आई थिंक आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया है जो नाम ही इतना अच्छा है। काम तो खैर मेरे को नहीं पता, बट एटलीस्ट नाम तो एक प्रेरणादायक है। और जैसे आपने मेरे को बोला कि भाई आपको कुछ से इसके दौरान कुछ बोलना है, तो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, बस कि हमारे टीचर ने बोला है और इतना अच्छा इनिशिएटिव है तो बगैर कुछ सोचे मैंने हाँ कर दी। जैसे मैडम ने बोला था कि भाई इसमें ज़्यादा लेक्चर नहीं देंगे हम, तो मैं भी यही कोशिश करूँगा कि उसमें लेक्चर ज़्यादा नहीं देंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड के लिए शायद मैं कुछ स्लाइड्स यूज करूँगा। तो जैसे हम सबको पता है कि कोविड पिछले 1 साल से भी ज़्यादा से हमें परेशान कर रहा है। और अगर हम बात करें तो सबसे पहले आई थिंक ये पिछले साल मार्च में कहीं पे शुरुआत हुई थी इसकी, और तब से लेके पूरी दुनिया को इसने ऐसे बना रखा है कि बस सबको घुटने पे ले आया है। एक बार मैं जरा अपनी स्लाइड्स को शेयर कर लेता हूँ प्लीज। Just a moment, please. शेयर एंटायर स्क्रीन कर लीजिए विजय जी। ओके जी। somehow ये ले नहीं रहा, कोई नहीं, हम वैसे ही बात कर लेंगे। तो बेसिकली मैं आ गया विजिबल। गुड 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 गुड। तो हम बात कर रहे थे कि देखिए पिछले 1 साल से भी ऊपर हो गया है हमें इस लड़ाई से लड़ते हुए। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो थोड़ा सा माफ कीजिएगा विजय जी, थोड़ा आवाज थोड़ा तेज कर। जी जी देखिए, अगर हम पिछले 1 साल में बात करें तो जो कोविड की नंबर्स की बात करते हैं तो करीबन 160 मिलियन लोगों को इन्होंने अफेक्ट किया है पूरे वर्ल्ड में, और करीबन 3 मिलियन से भी ज़्यादा, करीबन 3.5 मिलियन लोग इससे ग्रस्त हो गए हैं या उनकी डेथ हो गई है। तो इससे हमें पता लगता है कि काफ़ी सीरियस ये बीमारी रही है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी करीबन आप देखते हैं कि अभी भी करीबन 3 से 4 लाख के बीच में रोज़ाना नए केसेस आ रहे हैं, और करीबन
1 करोड़ से भी ऊपर लोगों को ये ग्रसित कर चुका है। तो ये कहने का मतलब यही है कि ये जो बीमारी है इसने हमारे देश में भी काफ़ी बड़ा नुकसान किया है, ऑलरेडी कर चुकी है और अभी भी किए जा रही है। एक तो इसको हम दो तरह से देखना चाहिए। एक तो ये कि बीमारी ये जब पेशेंट को दिक्कत होती है, हॉस्पिटलाइज होता है, उस दौरान जो आउटकम होता है, जो डेथ या आईसीयू केयर कहें या जो डेथ होती है वो चलो ठीक है, लेकिन एक बहुत ही बड़ा एक नंबर है जो लाखों में है, जो जिनको हॉस्पिटल की जरूरत भी नहीं पड़ती, या फिर जो हॉस्पिटल गए, थोड़ा मॉडरेट डिजीज था, कुछ दिन ट्रीटमेंट किया, उसके बाद डिस्चार्ज हो गए। और उसके बाद जो डिस्चार्ज होने के बाद में इनमें से बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो नॉर्मल फील नहीं करते। तो चाहे वो एक एग्जांपल मैं देता हूँ, अभी मैं बता नहीं रहा एग्जैक्टली कितने परसेंट लोगों को होता है, लेट अस से कि 1% लोगों को क्रोनिक प्रॉब्लम होगी। तो आप देखो, अगर आप नंबर इसमें देखेंगे करीबन करीबन 25 मिलियंस, तो इतना अगर 1% भी हुआ तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। जबकि एक्चुअल में जो कोविड के जो पेशेंट हैं हमारे देश में, इसकी जो संख्या है वो काफ़ी बड़ी है। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोग होंगे जिनको लंबी दिक्कतें होने वाली हैं, या जो जिनको हम कहें कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट होने वाले हैं, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म इफेक्ट की, तो हम ये बोलते हैं कि जो पेशेंट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए, लेट अस से कि यूजुअली हम बोलते हैं कि 2 से 3 सप्ताह लगते हैं कोविड की रिकवरी में ज़्यादातर मरीजों को। लेकिन कई सारे मरीज ऐसे भी हैं जो 2-3 वीक में ठीक नहीं होते। कई पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल रहते हैं करीबन महीने तक भी, उससे भी ज़्यादा। लेकिन उसको कुछ यूनिफॉर्म बनाने के लिए कि कब हम बोलेंगे कि ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, कब हम बोलेंगे कि ये पहले वाली बीमारी की कंटिन्यूएशन है, तो उसको कुछ यूनिफॉर्म करने के लिए कुछ कुछ गाइडलाइंस आई हैं। और उसमें बताया है कि अगर हम कोविड के मरीजों को 3 उसमें डिवाइड कर लें क्लासेस में, एक वो है मरीज जिनको कोरोना का फर्स्ट सिम्टम आया और अगले 4 सप्ताह तक कुछ भी दिक्कत होती है को उसको हम बोलेंगे कि एक्यूट कोविड है, उसी की मैनिफेस्टेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को मान लो कि 5 मई को बुखार आया और उसी दौरान उसको पता लगा इसको कोविड है, तो अगले 4 सप्ताह तक कुछ भी दिक्कत हो तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये एक्यूट कोविड का ही मैनिफेस्टेशन है, ये कोई क्रोनिक कोविड या लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं है। फिर एक और कंसेशन बना कि ऐसा करते हैं कि 12 वीक से जो ज़्यादा मरीज होंगे और उसके बाद में जो दिक्कतें होंगी उसको हम लॉन्ग टर्म इफेक्ट में डालेंगे या पोस्ट कोविड में डालेंगे। लेकिन इसमें एक समस्या है कि बहुत सारे मरीज ऐसे भी होंगे जो 4 वीक से 12 वीक के बीच में हैं, तो उसको उन्होंने ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक कोविड में क्लासीफाई किया है। तो अभी हम ब्रॉडली 3 क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्यूट कोविड जो 4 वीक तक है, उसके बाद अगर किसी को कोई समस्या हो रही है, कोई सिम्टम है, जैसे मान लो कि किसी को खांसी चले जा रही है 4 सप्ताह के बाद भी, लेकिन उसको 3 महीने नहीं हुए हैं, तो उसको हम बोल सकते हैं भी ये ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक कोविड है। या सोच लो किसी को खुशबू आना बंद हो गया है, टेस्ट आना बंद हो गया है और वो 4 सप्ताह से ज़्यादा हो गए हैं, तो उसको भी हम ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक में बोलेंगे। शायद लॉन्ग टर्म में हम उसको नहीं बोलेंगे। इसमें मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगा, देखो ये लॉन्ग टर्म सबके लिए अलग अलग होता है। ये जो क्लासिफिकेशन की है ये रिसर्च के लिए ज़्यादा है, ताकि फ्यूचर में कोई भी रिसर्च हो तो लोग उसको एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन के साथ फॉलो कर पाएँ, और अगर हमें कोई भी उसको इंटरप्रिटेशन निकालना है बाद में स्टडीज़ का, तो एक हमारे पास यूनिफॉर्मिटी हो डेफिनेशंस के लिए। तो इसलिए हम ब्रॉडली इन 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक्यूट कोविड जो कि फर्स्ट सिम्टम ऑनसेट से 4 सप्ताह तक है, और फिर लॉन्ग टर्म कोविड या उसको एक साइंटिफिक नाम दिया है पोस्ट कोविड-19, तो वो 12 वीक के बाद का है, और इसके बीच में जो आएंगे उनको हम बोलते हैं ऑन गोइंग सिम्टोमेटिक कोविड। सो ये थोड़ा सा क्लियर करने के बाद हम आते हैं कि जो कोविड के मरीजों को जो परेशानी होती है वो क्यों होती है। इसके भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप ये समझिए कि जो कोरोना वायरस है उसको हमारे शरीर में एंटर होना होता है, और उसके बाद में वो डिफरेंट साइट पे एक्ट करता है। जैसे पहले वो एंटर करेगा तो कहीं पे अटैच होना जरूरी होता है उसका, तो एयरवेज में अटैच होता है, या और भी जो शरीर के जो ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, लीवर है, इंटेस्टीन है, ब्रेन है, जहाँ जहाँ पे वो रिसेप्टर होते हैं उसके वहाँ पर अटैच होता है। जो रिसेप्टर एक आइडेंटिफाई किया गया है, आप लोगों ने भी उसको सुना होगा, ACE2 एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 रिसेप्टर है, जो इसकी पैथोजेनेसिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पे जाके अटैच करता है, उसके बाद में अटैच करने के बाद में वो सेल के अंदर एंटर करता है,
वहां पे रेप्लिकेट करता है और फिर अपने जो इल इफेक्ट होते हैं इसके या एडवर्स इफेक्ट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स पे, वो बेसिकली इम्यून मेडिएटेड होते हैं। तो जो लोग बायोलॉजी के संपर्क में होंगे या जो इम्यूनोलॉजी का थोड़ा सा जिनको है वो आराम से समझ पाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी इम्यूनोलॉजी समझ में आए तो कोई बात नहीं, शरीर में बेसिकली रोगों से लड़ने की क्षमता होती है जिसमें इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। वो इम्यून सेल्स बेसिकली तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, लेकिन जब वो ओवर एक्टिव होते हैं तो अपने शरीर में नुकसान करते हैं, जिसको हम डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। और कोरोना या कोविड डिजीज में इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है। आप लोगों ने सुना होगा एक साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम होता है, तो वो एक तरह से समझो कि इम्यून डिसरेगुलेशन है बेसिकली, कि वायरस शरीर में गया, उसने इम्यून सेल को एक्टिवेट किया और इतना एक्टिवेट कर दिया कि बस उसने सारे ऑर्गन को डैमेज कर दिया। तो आप ब्रीफली ऐसे समझ सकते हैं कि साइटोकाइन सिंड्रोम या साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, वो भी एक इम्यून डिसरेगुलेशन है जो वायरस से होता है। और बाकी जो चीजें होती हैं, बाकी जैसे मसल वीकनेस, तो उसे वो शायद मसल में डैमेज की वजह से होती है, वो भी इम्यून मेडिएटेड होता है। या फिर मेमोरी के ऊपर जो इफेक्ट है या लंग्स के ऊपर जो फाइब्रोसिस का इफेक्ट है, ये सारे के सारे ज्यादातर जो इम्यून जो मेडिएटेड रिस्पॉन्स है उसी का एक रिजल्ट है। अब ये देखिए, ये मैंने एक पिक्चर डाली है ये दिखाने के लिए कि जो कोविड का लंग है और नॉर्मल लंग में क्या डिफरेंस होता है। आपके राइट साइड में एक ये वाला एक्सरे है जो प्रीडोमिनेटली ब्लैक है। इसमें जो हॉरिजॉन्टल जो शैडोज हैं ये रिब्स हैं, इसके अंदर जो ब्लैक की शैडो है ये लंग को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली लंग्स क्या एक एयर फील्ड ऑर्गन है, तो इसलिए एयर हमेशा जब रेडियोलॉजी पे आप देखते हैं या एक्सरे में देखते हैं तो ब्लैक दिखती है। नॉर्मली जितना ज्यादा ब्लैक है उतना ही ज्यादा एयर है। तो इस एक्सरे में आप देखोगे तो लंग्स क्वाइट ब्लैकिश दिख रहे हैं, लेकिन इसमें आप जैसे ही जाते हैं तो जो ब्लैकिश बहुत कम हो गया है, सिर्फ व्हाइट व्हाइट लग रहा है। तो ये व्हाइट इंडिकेट करता है कि आपके जो नॉर्मल लंग हैं, जो एयर फील्ड लंग हैं, वो नहीं है, उनके अंदर कुछ या तो फाइब्रोसिस हो गई है या कुछ और डैमेज हो गया है, जिसकी वजह से एयर फिलिंग कैपेसिटी है, जो एयर जिसमें जाती है एल्यूलाई, वो डैमेज हो गई है। तो ये एक सिंपल सा एग्जांपल है ये बताने के लिए कि कैसे जो कोविड डिजीज में लंग्स इफेक्ट होते हैं। ऐसे ही देखिए ये और एक्सरेज है, इसमें कम इफेक्ट है, लेफ्ट में देखेंगे तो ज्यादा है, राइट में थोड़ा सा कम है। ऐसे ही इसमें देखोगे तो जो ये राइट वाला ये वाला एरिया है काफी अफेक्टेड है, लेफ्ट में ये वाला एरिया काफी अफेक्टेड है, ये वाला थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है। ऐसे ऊपर वालों में देखोगे तो ये वाला ब्लैक है जो थोड़ा बचा हुआ है, व्हाइटिश है वो खराब है। तो इस तरह से ये पिक्चर मैंने डाली थी ये बताने के लिए कि देखिए कोविड लंग को कैसे अफेक्ट करता है। इसी हिसाब से अगर हम देखें सिटी स्कैन भी मैंने इसीलिए डाला। देखो ये है एक पेशेंट है जो कोविड के टाइम पे एडमिट हुआ था, तो आप देखोगे इसमें वाइट वाइट पैचेस हैं, बीच में ब्लैक ब्लैक पैचेस हैं। तो इसमें ये बताता है कि जो इन्वॉल्वमेंट है कोरोना के शुरू में पैची होता है, तो कहीं पे निमोनिया जैसा होगा, कहीं पे नॉर्मल लंग होगा। लेकिन जिन लोगों में जो रिकवरी होती है तो पूरा का पूरा ठीक हो जाता है या छोटा मोटा डैमेज रह जाता है, और जैसे वो डिस्चार्ज होंगे हॉस्पिटल से तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं रहती है, ऑक्सीजनेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यूजुअली जो सांस की जो गति है वो भी नॉर्मल रहती है। जैसे यूजुअली हम बोलते हैं कि भाई हम सांस लेने की जो जो गति होती है या जो रेस्पिरेटरी रेट जिसको बोलते हैं, यूजुअली 20 से कम होता है या 16 से 18 के आसपास। तो अगर ये पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो नॉर्मल रहेगा, ऐसे ही ऑक्सीजनेशन भी नॉर्मल रहेगी। लेकिन अगर आप इसके नीचे वाले पैनल में देखिए, ये इसी पेशेंट का है, ये पेशेंट रिकवर नहीं हुआ। इनका लंग आप देखेंगे तो जो पहले वाले जो ब्लैक किस एरिया थे उसमें भी वाइटिस एरिया हो गया है। तो ये दिखाता है कि इस पेशेंट को लॉन्ग टर्म इफेक्ट आए हैं लंग्स के ऊपर, जो ठीक होने के बजाय इसके लंग्स और भी एरिया इन्वॉल्व हो गए हैं, और जो थोड़े से वाइटिस थे वहां पे और डेंस वाइट हो गया है। तो ये दिखाता है कि यहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई है, और ये एक तरह से लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। जबकि देखो आप 1 महीने पे ही है। ऐसे ही मेरे पास और भी सिटी थे, मैंने डाला नहीं, बस सिर्फ एक सिंबॉलिक उसके लिए दिखाने के लिए कि लंग्स में क्या इफेक्ट होता है। अगर यही इफेक्ट या ऐसे ही सीटी स्कैन परसिस्ट करे लंबे टाइम तक तो हम उसको लॉन्ग टर्म इफेक्ट बोल देंगे। ये शायद अभी ऑनगोइंग प्रक्रिया के दौरान है। ये मैंने पिक्टोरियल डाला है बताने के लिए कि शरीर में कौन से हिस्से हैं जिनमें कोरोना या कोविड डिजीज अफेक्ट करता है। तो आप देखिए कोई भी शरीर का कोई हिस्सा इसमें बचा हुआ नहीं है। आप देखेंगे कि मैंने सेंटर में ये दिखाया है कि लंग्स मेन जो ऑर्गन है इनके ऊपर इफेक्ट होता है। अगर
आप वैसे देखेंगे तो करीबन 80 से 90% लोग लंग का ही इन्फेक्शन होता है, जिसमें निमोनिया होता है या पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है या फाइब्रोसिस होती है बाद में। लेकिन उसके अलावा भी आप देखिए ब्रेन में देखिए या न्यूरोलॉजिकल बोल दीजिए, इसमें हेडेक है, और जो पेशेंट डिस्चार्ज होने के बाद डिजीनेस फील करता रहता है, ब्रेन को इन्वॉल्व करके उनको एनकेफेलोपैथी, जिसमें पेशेंट होश में नहीं रहता, बहकी बहकी बातें करता रहता है। अगर नर्व्स की बात करें या स्पाइनल कोड की बात करें तो उसमें एक ये डिजीज है। ऐसे जो सूंघने की शक्ति है या टेस्ट की शक्ति है वो चली जाती है, मसल्स में पेन होता रहता है, इवन पैरालिसिस भी हुई है बहुत सारे मरीजों को। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हैं। इसी तरह से अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी के फंक्शन भी खराब होते हैं, उसमें यूरिन में यूजुअली प्रोटीन रिलीज, जो यूरिन जब करता है पेशेंट तो उसमें यूरिन में प्रोटीन कभी नहीं निकलते, लेकिन कोरोना की वजह से प्रोटीन निकलने लग जाते हैं। ऐसे अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर में भी हेपेटाइटिस होती है, बिलिरुबिन बढ़ जाता है, लोगों को जॉन्डिस हो जाता है। अगर हमें गट की बात करें तो उसमें बहुत सारे, स्पेशली देखो इस वाले वेव या इस वाले जो वायरस का स्ट्रेन है, इसमें आप लोगों ने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे मरीज डायरिया की कंप्लेन करते रहते हैं, पेन एबडोमेन की कंप्लेन करते रहते हैं, या वोमिटिंग की कंप्लेन करते रहते हैं। और भूख नहीं लगना तो एक ऑलमोस्ट यूनिवर्सल सा एक फिनोमेना बन गया है। अगर हम बात करें हार्ट की तो हार्ट को भी एक ये वायरस बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, जिसमें मायोकार्डियल डिस्फंक्शन होते हैं, तो उसका रिदम खराब हो सकता है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो सकता है या हार्ट अटैक हो सकता है। दूसरा, अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो बहुत सारे मरीज हैं जिनका ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो वो कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं। एक एक जो बड़ा अनयूजुअल सा देखा है इस दौरान हमने, स्किन के मैनिफेस्टेशन, स्किन भी ऐसे इन्वॉल्व हो, इतने सारे पेशेंट जो आते हैं जिनको स्किन रैश होता है, अजीब अजीब से उनको दाग धब्बे बने होते हैं, वो भी इसी की वजह से हो रहा है। तो अगर इसको देखें तो देखिए कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा बचा हुआ नहीं है जो कोविड की वजह से अफेक्ट नहीं हो सकता है। ये एक फिगर है जिसमें मैंने नंबर्स की बात की है कि देखिए कौन से जो सिम्टम्स हैं जो कोविड के मरीजों को रह सकते हैं। तो एक तो मैं हाईलाइट करूंगा कि करीबन 80% लोग ऐसे मिले इस स्टडी में जिनको कम से कम एक सिम्टम था। तो आप सोच लीजिए कि अगर पूरे इंडिया में करीबन 1 करोड़ या 1.5 करोड़ लोगों को कोरोना हुआ है या कोविड डिजीज हुआ है, तो उनका 80% कितना होगा? तो उनको कम से कम एक सिम्टम तो होना ही होना है। तो ये एक बड़ा बर्डन या बड़ा एक ग्रुप होएगा मरीजों का जिनको फ्यूचर में डॉक्टर्स को फेस करना है। फिर अगर बात करें तो इनमें फटीग, जो मरीज ठीक होने के बाद कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे को तो थकान रहती है, मैं तो काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, वो करीबन 60% लोगों में है। अगर हम सिर दर्द की बात करें तो 44% लोगों में, करीबन हर तीसरे आदमी कंप्लेन कर रहा है कि मेरा अटेंशन ठीक नहीं है, उनका अटेंशन बिगड़ गया है। कितने सारे लोग हेयर लॉस का कंप्लेन कर रहे हैं, सांस की दिक्कत, खुशबू नहीं आना, टेस्ट नहीं आना, और तेज तेज सांस चलना। और ये इतने सारे जो मैंने परसेंटेज दिखाई है, तो इससे सिर्फ ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत सारे जो मरीज हैं जिनको कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, और करीबन 80% लोग ऐसे हैं जो डिस्चार्ज हो गए हॉस्पिटल से, लेकिन कुछ ना कुछ उनको दिक्कतें हैं। तो ये एक ही चीज हाईलाइट करता है कि आगे जाके हर डॉक्टर, चाहे वो पल्मोनरी फिजिशियन हो, चाहे वो जनरल फिजिशियन हो, चाहे वो रूमेटोलॉजिस्ट हो, चाहे कार्डियोलॉजिस्ट हो, चाहे नेफ्रोलॉजिस्ट हो, हर किसी के पास कोविड के लॉन्ग टर्म इफेक्ट के पेशेंट आने वाले हैं। इवन डर्मेटोलॉजिस्ट भी, देखो हेयर लॉस इतना कॉमन है, हर हर चौथा आदमी ये कंप्लेन कर रहा है कि मेरे को हेयर लॉस हो रहा है। तो ये एक बहुत ही चिंता की बात है, और हमें शायद इसके ऊपर और जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो हमें पता लगेगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये तो सिर्फ इनिशियल फीचर हैं, कितने लोग इससे अपने आप रिकवर कर रहे हैं तो कितने टाइम में रिकवर कर रहे हैं, वो कुछ दिनों के बाद हमें पता लगेगा। ये सेम चीज मैंने शायद यहाँ पे समराइज करने के लिए बना दिया है कि कौन से लॉन्ग टर्म मैनिफेस्टेशन होते हैं कोविड के दौरान, जैसे टायर्डनेस है, डिफिकल्ट थिंकिंग या कंसंट्रेशन वाला प्रॉब्लम है, हेडेक है, स्मेल और टेस्ट लॉस है, डिजीनेस है, फास्ट ब्रीदिंग है, पाल्पिटेशन है, चेस्ट पेन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, कफ है, ज्वाइंट पेन्स है, डिप्रेशन है, और कुछ लोगों को फीवर भी रह सकता है लो ग्रेड। वो बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो फीवर की कंप्लेन करते रहते हैं।
और काम करने को बिल्कुल मन नहीं करता, काम करते हैं तो बहुत जल्दी थकान हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हैं जिनको दिक्कत होती है। अब अगला जो मेन इम्पोर्टेंट आता है कि हम इनको ठीक कैसे करें। देखिए इसमें आई थिंक एक तो पेशेंट की तरफ से है कि हमें पेशेंट को बताना है डिस्चार्ज के दौरान कि उनको सेल्फ मॉनिटर करना है। तो सेल्फ मॉनिटरिंग जरूरी है कि ये किसी स्लाइड में दिखाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये हर एक पेशेंट के लिए इंडिविजुअल होगा। इंडिविजुअल मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने देखा कि करीबन 50 सिम्टम अब तक रिपोर्ट हुए हैं, और शायद जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो और भी सिम्टम आएंगे। तो ये पेशेंट स्पेसिफिक होंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, किसी पेशेंट को हो सकता है सिर्फ खांसी हो, उनको बुखार ना हो या छाती में दर्द ना हो, ज्वाइंट पेन्स ना हो, तो उसको हमें इस तरह की सलाह देनी पड़ेगी कि खांसी के लिए कैसे मॉनिटर करना है। या कई पेशेंट ऐसे हो सकते हैं जिनको बुखार हो या थकान ही हो, तो उनको क्या मॉनिटर करना है। ऐसे ही ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जिनको दिल की धड़कन महसूस होती है, तो उनकी मॉनिटरिंग अलग होगी। लेकिन ब्रॉडली हम बोल सकते हैं कि जो पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं उनको अपना हार्ट रेट को मॉनिटर करना चाहिए, ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए, पल्स ऑक्सीमीटर मॉनिटर करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीजें हैं अगर इनमें गड़बड़ हुई तो यूजुअली ये पिक कर लेती है कि कौन सी लाइफ थ्रेटनिंग कोई कंडीशन तो नहीं हो गई है। जैसे हार्ट रेट की अगर हम बात करें, अगर किसी का हार्ट रेट काफी तेज चल रहा है और स्पेशली उसका रिदम बिगड़ गया है, इरेगुलर है, तो बड़ा एक अलार्मिंग चीज हो सकती है। तो हार्ट रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही किसी का अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया या लो हो गया है, वो एक इंपॉर्टेंट मैनिफेस्टेशन, अगर उसको हमने एक्टिवली या टाइमली इंटरवीन नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे पल्स ऑक्सीमीटरी है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि लंग्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिसमें डैमेज होता है, अगर उसमें डैमेज हो तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन कम है और लॉन्ग टर्म अगर रही वो कम, तो उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं, इसलिए उसको पिक करना जरूरी है। तो इसलिए मैंने ये कुछ एग्जांपल दिए हैं कि सेल्फ मॉनिटरिंग कैसे होती है। ऐसे ही मान लो किसी का मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, कि वो डिप्रेस्ड फील करता है या उसको खाने पीने में मन नहीं कर रहा या हमेशा रोते रहते हैं, तो उसकी मॉनिटरिंग डिफरेंट होगी। तो इस तरह से हमें पेशेंट को डिस्चार्ज के टाइम पे एक बार स्क्रीनिंग करके कि कोई क्या प्रीडोमिनेंट फीचर हैं, या लेट अस से कि अगर डिस्चार्ज पे नहीं तो डिस्चार्ज करने के एटलीस्ट 2 या 3 वीक के बाद हम दोबारा एक बार उनको देखना चाहिए, चाहे टेली कंसल्टेशन से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। इन पर्सन है तो ठीक है, बट आजकल हमें पता है कि इन पर्सन कंसल्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। और फिर हमें ये भी बताना पड़ेगा कि प्रोफेशनल हेल्प की कब ज़रूरत है, प्रोफेशनल हेल्प किसी भी मरीज को कब चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं अगर आए तो उनको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, या कौन सी चीज़ें हैं जो हम शायद घर पे भी मैनेज कर सकते हैं सेल्फ केयर के लिए। आई थिंक मैं लेक्चर के लिए तो आई थिंक इतना ही है। बाकी चीज़ें जैसे भी हम इंटरेक्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा या कमेंट होगा तो मैं यहाँ पे हूँ, और मुझे बहुत खुशी होगी आपके क्यूरीज को सोल्व करने में या आपके सवालों का जवाब देने में। थैंक यू डॉक्टर विजय, बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आपने सब कुछ समझाया। और अब मैं स्मिता जी को बुलाना चाहूंगी, वो जो क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं उनको पूछ सकते हैं। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजय सर, बहुत अच्छा आपने समझाया। मैं सबसे पहले इंदु जी एक्चुअली आईसीयू से ही जुड़ी हैं, हमारी शक्ति की कार्यकर्ता हैं। इंदु जी का प्रश्न है। इंदु जी आप अनम्यूट कर आप पूछिए क्वेश्चन। Namaskar everyone. I'm admitted in Yatharth Hospital, Greater Noida, and I'm suffering from serious COVID and deep lung infection. I have my CT scan with me. I don't know how to show it because I have a mobile. I don't have anything over here. So I don't know. But the ratio, as far as I have heard, is 30-40%. My whole scans, you can all see, are black now. There's hardly any space left. Okay. And so
Now, what should be the next procedure? Though now the line of action, the thing is going very good. I'm satisfied over here, but unable to breathe. And whenever I'm somehow trying to cough, because I'm not able to cough, because the sputum is very thick, and if I'm trying to, cough, there are blood platelets clotting, blood clots coming. So this will take time. जी इंदु जी देखिए, इंदु जी रिलैक्स। जी 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 हाँ, देखिए, सबसे पहले तो देखिए मैं ये कहूँगा आप ही बहुत ही एक बहादुर पेशेंट हैं जो इसमें कोविड के दौरान भी इतने एंथुजियास्टिक हैं कि आपने सोचा कि मैं कॉल करके डॉक्टर को सीटी स्कैन भी दिखाऊं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय वो है आपका कदम। दूसरी बात देखिए, जो आपने सीटी स्कैन दिखाया है उसका कुछ लिमिटेशंस है। फ़ोन पे जो आप दिखा रही हैं कि ब्लैक ब्लैक दिखा रही हैं, तो आपने शायद लंग विंडो मेरे को नहीं दिखाई, पर जितना क्विकली मैं देख पाया उससे लग रहा है कि लंग में इन्वॉल्वमेंट है पर बहुत ज़्यादा नहीं है, और टाइम के साथ में बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं। तो आपके लिए खुशी की बात ये है कि अगर हमने अभी कुछ जो रिसर्चर ने डाटा पब्लिश किया है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं 3 महीने तक ठीक हो जाते हैं। तो अभी निराश ना होइए, डॉक्टर पे विश्वास रखिए, आप ट्रीटमेंट कंटिन्यू कीजिए और ठीक हो जाएंगे। ये जो बलगम में खून आने जैसे या खून जैसा जो बलगम आता है, ये कोविड में कॉमन है, और हम डॉक्टर्स को इसका पूरा आइडिया है कि उसको कैसे ट्रीट करना होता है। जो आपके डॉक्टर्स हैं या जो हॉस्पिटल में, वो काफ़ी क्वालिफाइड हैं। आप पूरा विश्वास रखिए, ठीक हो जाएंगे। थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है इसमें, लेकिन अगर आपके 2-3 सप्ताह निकल गए हैं तो अब एक्यूट डिटेरियोरेशन होने का चांस कम है। टाइम के साथ में आप हर दिन रिकवरी ही पॉसिबल है। आप रिकवरी, आप समझ सकते हैं कि रिकवरी होगा आगे। ठीक है, तो हिम्मत रखिए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। आप जल्द स्वस्थ, ऐसे शक्ति की तरफ से कामना है, आप शीघ्र ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। इंदु जी, वी विल गेट बैक टू यू। हम आपकी खोज खबर करते रहेंगे, और आप हमारी उमा जी की स्माइल देखिए और स्मिता जी की स्माइल, ठीक है? और इन्हीं से हम लोग भी ठीक हुए हैं, आप जरूर अवश्य ठीक हो जाएंगी। हम लोग सब कोविड से रिकवर हुए हैं। जी जी, हौसला रखिए, हौसला मत टूटने दीजिएगा। एक अंदर ये बिलीफ होना चाहिए कि हम ठीक होकर, जल्दी से ठीक होकर बाहर आएंगे। सोचना बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं लेनी है, ठीक है? जी इंदु जी, आप अपनी स्माइल बना के रखिए, स्माइल बहुत अच्छी है आपकी, ये स्माइल बनी रहनी चाहिए। जी जी, मैं अन्य लोगों से भी आग्रह करूंगी कि आप अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन खुद ही पूछे, तो वो अच्छे से आप अपना संवाद कर पाएंगे। तो आप लोग से आग्रह है, जिनकी भी क्वेरी है, प्रश्न है, पहले अनम्यूट कर पूछे। जी जी, विनीत कुमार जी। हाँ, तो 1 by 1 पूछिएगा, ठीक है? जी, विनीत सब एक साथ बोलेंगे तो जी। हाँ जी, मैं विनीत कुमार की वाइफ अमिता। अभी मुझे बेसिकली 7 दिन से लो ग्रेड फीवर आ रहा है, 99 अराउंड, और मेरे को बॉडी एक वीकनेस बहुत ज़्यादा है, और बहुत लूज मोशंस भी हो रहे थे बीच में, और मेरे को बेसिकली नेक से 3 उंगली छोड़ के जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन या प्रेशर फील होता है, मतलब नेक से 3 उंगलियां छोड़ के पेन या प्रेशर फील हो रहा है। हमने आरटीपीसीआर 2 बार करवाया, लेकिन आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, और तो अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या। और सीआरपी टेस्ट करवाया था तो सीआरपी वैल्यू 15.25 आई थी, तो अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा फील हो रहा है। जी देखिए, जो मैं समझ पाया हूँ आपके इससे कि शायद आपके हस्बैंड को कोविड डिजीज है, तो आप उनके कांटेक्ट में हैं और कुछ सिम्टम्स भी हैं। नहीं, हस्बैंड को नहीं, दोनों में से किसी को भी आरटीपीसीआर पॉजिटिव नहीं आया है, और लेकिन दोनों को सिम्टम्स हैं। हस्बैंड को कुछ ज्यादा सिम्टम्स, कुछ भी सिम्टम्स नहीं है बेसिकली। तो आपको सिम्टम्स हैं। ओके, देखिए इसमें जो आपने इन्फॉर्मेशन हमें दी है उससे मैं ये कहूँगा कि इस पेंडेमिक के दौरान कोई भी दिक्कत होती है, स्पेशली गला खराब होना, थकान होना या फीवरिश फील करना, लो ग्रेड फीवर होना, ये कोरोना की वजह से हो सकता है।
और पेंडेमिक में हमें सबसे पहले यही सोचना चाहिए कि ये कोविड की वजह से ही है। दूसरी बात जो इन्होंने बात की कि RT-PCR करवाया है वो नेगेटिव है, वो कोई हैरानी की बात नहीं है। हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि पेशेंट को कोविड है और उसके बाद भी RT-PCR नेगेटिव हो सकता है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि सैंपल ठीक से ना लिया हो, या डिस्पाइट बेस्ट प्रिकॉशन के आप बहुत अच्छे से सैंपल भी ले लिया, प्रोसेसिंग भी ठीक हुई, तो फिर भी उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 100% नहीं है। करीबन 30% तक पेशेंट में नेगेटिव हो सकता है, वो उसको हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। फिर जो नेक्स्ट जो चीज़ है, देखिए आपके जो सिम्टम है बहुत माइल्ड हैं, वो अच्छी बात है। तो इसलिए मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा घबराने की आपको बात नहीं है। अगर आपको फीवरिश फील होता है तो आप पैरासीटामोल का गोली खा सकते हैं। और जो ये जो थोड़ा सा टाइटनेस की जो बात कर रहे हैं वो मेरे को समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली कहाँ पे बता रहे हैं, ये चेस्ट में बता रही हैं या बैक में बता रहे हैं या एग्जैक्टली नेक में बता रही हैं? मतलब मिड चेस्ट में टाइटनेस है, मतलब आप ब्रेस्ट बोन के ऊपर। जी, तो इसमें मैं एक ही सलाह दूंगा, एक बार अपना सैचुरेशन चेक कर लीजिए और एक एक्सरे करा लीजिए। तो उसमें कुछ ऐसा होगा जो चिंताजनक होगा तो हम पकड़ सकते हैं और उसका इलाज शुरू कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक होंगी तो फिर मेरे को लगता है कि घबराने की बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। सैचुरेशन तो 97 98। तो फिर आप रिलैक्स रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। कई बार ये जो सिम्टम आते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते डॉक्टर, तो कई बार तो ये सिम्टम पैनिक की वजह से होते हैं या डर की वजह से होते हैं, अजीब अजीब से सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। तो उनको मुझे नहीं लगता कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। बिल्कुल विनीत जी, मैं इसको एग्री करती हूँ, क्योंकि मैं 2 हफ्ते पहले ही मैम से संपर्क किया था। जो हमारे लोग के साथ क्षति हो रही है उससे मेरा खुद का चेस्ट का इतना मतलब पेन रहता था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हुआ है। तो ये अगर हमारा O2 लेवल ठीक है तो बहुत सारे और प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि एक डॉक्टर मनीष मोहन गोरे जी पूछ रहे हैं कि ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मे me and my wife have recovered. My CT score was 12, but fortunately oxygen level was above 90 and hence was not hospitalized. My wife had mild symptoms. She had cough which is recovered on 7th May. What precautions we should take in next 1 or 2 months? डॉक्टर साहब देखिए, इसमें पहले तो मैं इनको बधाई दूंगा कि डिजीज़ हुआ वो माइल्ड ही हुआ और बिल्कुल ठीक हो गई हैं। जो 12 का स्कोर होता है वो हम बॉर्डरलाइन टाइप का मानते हैं कि इसमें यूजुअली जो ऑक्सीजन होती है थोड़ी सी कम होती है, पर बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल तक नहीं जाती है। यूजुअली 14 का एक कट ऑफ होता है जिससे नीचे हम माइल्ड डिजीज बोलते हैं, उसके ऊपर मॉडरेट बोलते हैं। और जो माइल्ड डिजीज होता है रिकवरी बहुत अच्छी होती है, इसमें भी ऐसे ही हुआ है। जहाँ तक बात है कि प्रिकॉशन क्या रखना है अगले 1 महीने में, तो मैं यही कहूँगा, देखिए कोई स्पेसिफिक प्रिकॉशन नहीं है। आप नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तरह रह सकते हैं, लेकिन भाई जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी कंटिन्यू करना है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, अननेसेसरी इधर उधर नहीं जाना है, भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है, और थोड़ी सी अब इसको लाइफ को दूसरे नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। शायद हम लोग बहुत लाइफ को ना ग्रांटेड लेते हैं, कोई अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए कोई हम इंटरवेंशन नहीं करते हैं। कोई भी हेल्दी लाइफस्टाइल बनाना, जैसे डेली एक्सरसाइज करने की शुरुआत करने की ज़रूरत है, हेल्दी खाना खाने की ज़रूरत है, और शायद हमें अपने परिवार से भी वापस जुड़ने की ज़रूरत है। तो ये शायद टाइम है वापस से अपने आप को रिविजिट करने का कि हम शायद कौन सी चीज़ मिस कर रहे हैं जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं। अगला डॉक्टर नीतू जी वो खुद कोविड पोस्ट कोविड सिम्टम्स से जूझ रही हैं, फिर भी हमारी एक्टिव कोविड टास्क फोर्स की मेंबर भी हैं। नीतू जी अपना प्रश्न पूछ लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए नीतू जी। अच्छा नीतू जी जब तक अनम्यूट करेंगी एक बार उनसे हम लोग क्वेश्चन लेंगे। डॉक्टर प्रवीण गर्ग जी प्रिंसिपल है ये। जी अच्छा नीतू जी ठीक है, आप पूछ लीजिए क्वेश्चन। सर नमस्कार सर, मैं डॉक्टर नीतू फ्रॉम JNU। सर मेरा एक क्वेश्चन है, ये लंग का मैंने चेस्ट का एक्सरे कराया तो उसमें सर बेसल न्यूमोनाइटिस करके रिमार्क्स आया लिख के। तो आज मैंने सेकेंड भी कराया चेस्ट का एक्सरे 6-7 दिन के बाद, फिर से मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था।
सर तो क्या इसमें कोई चिंता की ऐसी कोई बात तो नहीं है? अभी मैं तो ठीक से सांस और ये सारी चीजें भी सही है, सैचुरेशन, ऑक्सीजन सैचुरेशन भी ठीक है। जिस मैं जानना चाहती इंटरनल इंजरी को लेके लंग्स में कुछ ऐसा जो आप बेहतर समझा पाएंगे शायद। जी डॉक्टर नीतू नमस्कार। देखिए जो आपने एक्सरे करवाया है और उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको निमोनिया तो ज़रूर है, पर फॉर्चुनेटली वो निमोनिया सीवियर नहीं है। सीवियर नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई फिजियोलॉजिकल इफेक्ट नहीं आया आपकी बॉडी पे, आपका सैचुरेशन ठीक है और आपकी ब्रीदिंग ठीक है, तो हम मानते हैं कि जो निमोनिया है वो माइल्ड है। जहाँ तक बात है उसके प्रोग्रेशन की, या वो जितना कम होता है उसका चांसेस आगे बढ़ने का उतना ही कम होता है। अगर आपका ऑक्सीजनेशन ठीक है, 7-8 दिन हो गए हैं, तो एवरी डे जैसे जैसे पास होगा बगैर कॉम्प्लिकेशन के, आगे कॉम्प्लिकेशन होने का चांस कम होता जाएगा, और हमें लगता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा रिकवरी भी बढ़ती जाएगी। सर उसमें रिमार्क्स में ये भी है, बायलेटरल मिनिमम लोअर जोन हैवीनेस एंड रिमेनिंग लंग फील्ड्स आर एसेंशियली क्लियर। जी हाँ जी, मैं वही बता रहा था कि देखो जो कोविड डिजीज में निमोनिया तो होता ही है, वो एक्सरे पे पिक हो रहा है तो इसका मतलब वो है, मतलब सिग्निफिकेंट निमोनिया है। जो बहुत ही मिनिमम होता है वो तो हम एक्सरे पे मिस भी कर जाते हैं। अगर हम सीटी स्कैन कराएंगे इसमें तो हम अच्छी तरह बता पाएंगे कितने लंग इन्वॉल्व हैं। पर अगर सीटी स्कैन का फैसिलिटी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप अपना सैचुरेशन मॉनिटर करिए, फीवर मॉनिटर करिए, रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर करिए, वो अगर नॉर्मल रहता तो चिंता की बात कोई नहीं है। और एक्सरे के जो चेंजेज हैं ठीक होने में टाइम लगेगा उनको, नॉर्मल होने में। इवन जो सिंपल निमोनिया होता है उसमें भी करीबन 4 से 6 सप्ताह लग जाते हैं वो वापस रिकवर होने में, तो आप चिंता ना कीजिए बिल्कुल। Okay sir, thank you sir, thank you for the suggestions and sir I'll follow everything related to my health and sir जो डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है जो मेडिसिन, वो लीवोफ्लॉक्स 500 mg सजेस्ट किया था, 5 days के लिए किया था, that I have taken and initially अभी वो स्टॉप कर दिया है। अभी फिर ये देखने के बाद दूसरा वाला रिजल्ट, उसके बाद ही कुछ आई थिंक जो ये एंटीबायोटिक है वो हम डॉक्टर लोग देते हैं बहुत बार, क्योंकि कोविड में सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बैक्टीरियल होता है वो काफ़ी कॉमन है, इसलिए वो ठीक है जो उन्होंने ट्रीटमेंट दिया है उसमें बहुत ज़्यादा डिबेट करने का फ़ायदा नहीं है। बहुत बार हम लोग भी देते हैं और देने में कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। जी धन्यवाद नीतू जी। सभी से आग्रह है कि जो भी प्रश्न लें बहुत ही संक्षेप में प्रश्न पूछें। यस उमा जी आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, मैं ये कह रही थी इसके बाद स्मिता जी किसी नाम बोला था आपने, क्वेश्चन पूछना चाहते थे। जी मैं देख रही हूँ सुनील जी ने भी हाथ उठाया हुआ है, अभिनव जी ने हैंड रेज किया हुआ है, और विनीत कुमार, उसके बाद इनको ले लेंगे। तो अभी प्लीज आप पूछें। ठीक है, राजीव मेहता जी आप IUAC से आप अपना प्रश्न पूछिए। या गुड आफ्टरनून सर, डॉक्टर हरा। सर आई got my first symptoms on 17th of April. So I have recovered fully, but I have a little bit of this cough problem. And I have been monitoring my oxygen level regularly. I'm also doing 6-minute walk and measuring that way also. And I'm also doing that lung pressure, like I inhale the air, hold it for 40-30 seconds or so and release it. I don't feel any problem. But the cough problem is there. So how long will it persist? Because already I think 25 days have passed since my first symptoms. Thank you, sir. जी राजीव जी, ये जैसे हम बता रहे हैं, देखिए कोविड के बाद में रेस्पिरेटरी सिम्टम्स होना बहुत ही कॉमन है, उनमें से कफ एक सिम्टम है। आई थिंक अगर ये ट्रबलसम नहीं है तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप चाहें तो कुछ दिन के लिए कुछ कफ सिरप ले सकते हैं, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये कम होता जाएगा। एग्जैक्टली ये बताना कि कितने दिन में ठीक हो थोड़ा मुश्किल है, पर अगर ये मिनिमम है तो यू कैन एक्सपेक्ट कि नेक्स्ट 4 to 5 वीक्स में और कम हो जाएगा ये। नहीं, मेरा सर एक यही सवाल था कि चूंकि मैं वो 6 मिनट वॉक वाला और वो कर रहा हूँ, सो इज दिस अ इंडिकेटर दैट योर लंग्स आर फाइन? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप एक्सरसाइज कर पा रहे हैं विदाउट एनी मेजर रिस्ट्रिक्शन, लेट अस से कि आप 6 मिनट वॉक कर रहे हैं आराम से, जो तेज चलना चाहते हैं तेज चल पा रहे हैं, या सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं, तो वो इंडिकेट करता है कि लंग्स आपके हेल्दी हैं।
ठीक है सर. And continue deep breathing exercises and steam inhalation and all those things, chest physiotherapy which is being advocated, तो वो भी साथ में लगातार बने रह सकता है और फिजिकल एक्टिविटी तो करनी चाहिए. Sure. Just one more question, ma'am. Just very quickly, for my wife, she also got the same time, but she's having a headache only. Rest everything is fine. So I think that is also part of the post-COVID phenomena. But her oxygen level, pulse, everything is okay. Absolutely, Dr. Vijay has already spoken about it. उन्होंने बताया कि हेडेक एक सिम्टम होता है. एक चीज और होती है कि हेडेक जो है कभी-कभी जब वायरल इन्फेक्शन होता है तो साइनोसाइटिस हो जाती है और साइनोसाइटिस की वजह से भी हेडेक होता है. तो उसके लिए अगर वो परसिस्ट करता है तो सिंपल सा एक्सरे होता है, PNS पैरानेजल साइनसेस, उसमें दिख जाता है. नहीं तो जो स्टीम इनहेलेशन लेते हैं उससे भी काफी रिलीफ मिल जाता है. स्टीम लेने के बाद नेजल सिक्रीशंस को ब्लो करके निकाल दें. और यहाँ पे एक चीज और कहना चाहूंगी कि कुछ योगा के आसनास होते हैं और क्रियाएं होती हैं, जैसे भस्त्रिका एक कहते हैं, उससे भी काफी आराम मिल रहा है लोगों को, जो मैंने देखा है. जो ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर. सुनील कुमार जी, आप अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन पूछिए. परिचय के साथ सुनील जी, परिचय के साथ. आप सबको नमस्कार. मैं डॉक्टर सुनील कुमार, रामदास कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय से फिजिक्स में प्रोफेसर हूँ. उमा मैम, हमने पहले भी आपसे, मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और अभी फिलहाल हम आइसोलेशन में थे, तो 5-6 दिन से फीवर नहीं है और ऑक्सीजन लेवल ठीक है और हमने मेडिसिन वगैरह लिए थे, एवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, ये 5-5 दिन का कोर्स कर लिया है. तो अभी हमें फीवर नहीं है 5 दिन से, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है. लेकिन अभी क्या है कि स्मेल और टेस्ट चला गया है और वाइफ को जो है थोड़ा थ्रोट में पेन है, तो भूख भी नहीं लगती है और काफी वीकनेस फील हो रहा है. तो डॉक्टर साहब इसमें कुछ हमें गाइड करेंगे आगे फर्दर? तो ये सब भी बड़े कॉमन से सिम्टम है जो मिलते हैं कोविड में देखने के लिए. और क्योंकि आप अभी रिकवर कर रहे हैं, तो एक तो चीज ये है कि स्ट्रेस वाली कोई चीज नहीं है अभी. दूसरी चीज, डाइट ठीक रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रोटीन लॉस बहुत होता है. इस पर्टिकुलर बीमारी में ये देखा गया है. मुझे को भी कोविड हुआ था और 10 डेज के अंदर मेरी 1 ग्राम प्रोटीन फॉल कर गई थी, जबकि मैं पूरी डाइट का ध्यान रख रही थी, खूब ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट ले रही थी. तो एक तो अपने डाइट में प्रोटीन्स बढ़ा दें, वो बहुत जरूरी है. पानी खूब पिए, अभी भी वो चीजें जारी रखें जो आपने उस दौरान की थी. और फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगी कि जिमिंग शुरू कर दें या ऐसा कुछ, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी भी अपनी धीरे धीरे बढ़ाएं. गले में अगर उससे दर्द होता है तो जो बीटाडीन गार्गल के लिए हम कहते हैं, और स्टीम इनहेलेशन जो कहते हैं कि प्रॉपर 10 मिनट्स तक सुबह शाम 2 बार ले सकते हैं, वो लेते रहें, तो होपफुली उससे वो चीजें ठीक हो जानी चाहिए. और दूसरी एक चीज की भूख नहीं लगती, ये शिकायत बिल्कुल नहीं करनी है. भूख लगे या ना लगे, टाइमिंग बनाना है और उस समय पे कुछ ना कुछ खाना है जरूर. और फिर जब ठीक होना शुरू होंगे आप, तो अपने आप ही बॉडी जो है वो पूरा सब कुछ एक्सेप्ट करनी शुरू कर देगी. और डॉक्टर साहब, मुझे मॉर्निंग में खांसी बहुत ज्यादा होती है, वो स्प्यूटम बहुत ज्यादा मॉर्निंग में ही ज्यादा होती है जी. क्या येलोइश स्पुटम आता है? नहीं, कलरलेस आता है, थोड़ा हल्का सा येलोइश, मॉर्निंग में कलरलेस ही आता है. अच्छा, ठीक. इसके लिए भी कोई चिंता की? डॉक्टर विजय, आप कुछ कह रहे थे? जी, देखिए, अगर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है तो उसमें आप इनहेलर ले सकते हैं. जो फोराकोड का एक इनहेलर आता है 400 वाला, 2 पफ सुबह 2 पफ शाम को, तो उससे कफ भी जल्दी रिलीफ होती है और उसका थोड़ा कोविड में भी बेनिफिट है. तो आप ये ले लीजिए मे बी 2 वीक्स के लिए, तो आपका कफ थोड़ा बेटर होगा. डॉक्टर साहब, फोराकोड FORACORT. जी, ठीक है, थैंक यू. 2 पफ सुबह शाम. जी सर, मेरे को एक सवाल पूछना था आपसे. जी सुमन जी, पूछिए. हाँ, मेरे लेफ्ट चेस्ट में पेन होता है और सांस फूलती, थोड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में. एक बार चेक तो हमेशा करती हूँ ऑक्सीजन, एक बार 92 आया था, लेकिन बाद में तो नॉर्मल आ गया था. और हार्ट बीट भी सही है मेरी, तो ये क्यों हो रहा है मुझे? और ऐसा लगता है हल्का सा बुखार भी है बॉडी में, लेकिन नापने पे नहीं आता थर्मामीटर में.
जी, वही हम देखो अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे सिम्पटम हैं, जैसे चेस्ट पेन है, मसल पेन है और बहुत सारे सिम्पटम। देखिए इसमें जब लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है तो हमें सबसे ज़रूरी होता है ये जानना कि कोई जानलेवा बीमारी तो नहीं है। उसके लिए आप हार्ट का एक ईसीजी करा सकते हैं, वो देखने के लिए कि आपका ईसीजी बिल्कुल ठीक है। और अगर ईसीजी ठीक है तो हम एक तरफ से श्योर हो जाते हैं कि यस, हमें कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं है, क्योंकि लेफ्ट साइड में हार्ट होता है तो हार्ट का दर्द यूजुअली लेफ्ट साइड में होता है, तो वो एक टेंशन रहती है हर किसी को कि ये दर्द मेरे को हार्ट अटैक का तो नहीं है। तो वो एक कर लीजिए। अगर वो ठीक है तो फिर एक एक्सरे, अगर ये दो चीज़ें कर ली, दोनों नॉर्मल हैं, तो फिर आप ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। कुछ देर के लिए आप पैरासीटामोल ले सकते हैं हाई डोज में, मे बी 650 मिलीग्राम। अगर उससे इफेक्ट ना आए तो इवन 1 ग्राम भी ले सकते हैं, तो पेन ठीक हो जाएगा। उससे भी ना हो तो आप डिक्लोफेनेक का जो गोली आता है 100 मिलीग्राम का, वो ले सकते हैं। तो इससे ठीक हो जाएगा। मेरे को नहीं लगता ज़्यादा आपको टेंशन लेने की बात है, अगर ईसीजी और एक्सरे दोनों ठीक है तो। और सुमन जी, आप थोड़ा बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहा करें। आप अभी भी मुझे बहुत स्ट्रेस्ड लग रहे हो, बिल्कुल मत सोचिए। और जो कभी कभी ना सिंपल एसिडिटी जो होती है, जो कहते हैं ना कि डिस्पेप्सिया कह देते हैं उसे हम, जहाँ पे इंडाइजेशन सा होता है, तो डकारे आना, या फिर लगता है कि कुछ भारी भारी सा छाती में लगता रहता है, उससे भी हमें फील होता है कि चेस्ट में पेन हो रहा है। कभी कभी जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, एंजाइटी होती है, तो जो ईसोफेगस है ना, उसमें स्पैज्म हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ता है बहुत तेज से, तो भी बहुत ऐसा होता है। तो इस तरह की चीजें होती है, तो थोड़ा सा रिलैक्स, मैम आपको देख के वैसे ही खुश हो जाते हैं हम तो। टेंशन फ्री। राजेश तलवार जी को आग्रह करूंगी कि अनम्यूट कर अपना क्वेश्चन पूछे। राजेश जी। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर राजेश तलवार है, मैं एनेस्थेटिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन। और मेरा सर से एक क्वेश्चन है कि जो इस वेव में देखा गया और मैंने पिछली वेव में भी देखा था कि कुछ रिलेटिव्स को ऐसा हुआ है कि जैसे कि वो 5वें और 6ठे दिन एडमिशन ले लेते हैं, कोविड का पेशेंट है और वो एडमिशन ले लेते हैं हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में भी 10-15 दिन रहते हैं, यानी कि 17 दिन के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, घर चले जाते हैं। और फिर घर जाने के पश्चात फिर वो सिम्टम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के होते हैं और अगेन वो एडमिट होते हैं, और इस बार वो आईसीयू में एडमिट होते हैं। तो इस बार भी मैंने देखा, एक और रिलेटिव थे हमारे, वो उनको पहले आईसीयू में एडमिट किया, आईसीयू से वो हाई डेंसिटी यूनिट में आए, और उसके बाद वो वहाँ पे रिकवर करते रहे और काफ़ी बेटर हो गए, और फिर से उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, और फिर इन्वेजिव वेंटिलेशन हुआ और फिर उनकी डेथ हो गई। तो मैं सर से जानना चाह रहा हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज रहती होंगी इन केसेस में, कि क्यों होता होगा ऐसे। जी डॉक्टर राजेश, ये देखिए, ये डॉक्टर्स के लिए बहुत अनकॉमन नहीं है। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जो कोविड हो चाहे और डिजीज हो, लेट अस से हम कोविड के बारे में बात करते हैं अभी, कि कोविड का पेशेंट। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है अभी? हेलो, गेटिंग? जी आ रही है, जी, आवाज आ रही है। आई थिंक आपके माइक में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो देखिए, जो कोविड का पेशेंट है, ज़्यादातर जो पेशेंट है बाय एंड ऑफ सेकेंड वीक, लेट अस से 15 डेज और सो, ज़्यादातर रिकवर हो जाते हैं। आईसीयू वाले पेशेंट थोड़ा लंबा टाइम लगता है, करीबन 3 से 4 सप्ताह लगते हैं। और जैसे आपने बताया, ये कॉमन है कि हम आईसीयू में से जैसे रिकवर करता है उसको एचडीयू वार्ड में शिफ्ट करते हैं। और ये भी कोई रेयर फिनोमिना नहीं है कि पेशेंट को हमने वार्ड में शिफ्ट किया या एचडीयू में किया, उसके बाद डिटेरियोरेशन होता है और उनको वापस आईसीयू शिफ्ट करना पड़ता है। तो ऐसे में 2-3 डिफरेंशियल होते हैं। एक तो ये कि कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन तो नहीं है, दूसरा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, तीसरा कोई वास्कुलर फिनोमेना तो नहीं हुआ है। अब उसको डायग्नोज करना इतना मुश्किल नहीं है। कोविड में अगर आप मेरा भी एक्सपीरियंस पूछेंगे तो करीबन हमारे पास ऐसे हुआ है कि पेशेंट डे 35 या 38 पे डिटोरेट हुए, फिर हमने उनको देखा इन्फ्लेमेटरी मार्कर वो रेज थे, फिर सीटी भी करा के देखा ये सोच के कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो नहीं हो गया है। तो उसमें जीजीओ जो एक एल्वेओलाइटिस जो होती है वो थी उसमें। तो बिकॉज जो कोविड वाला जो निमोनिया है उसमें बहुत सारा ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया पैटर्न होता है, और ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया पैटर्न रिकरेंस के लिए बहुत ही फेमस है।
आप देख पढ़ोगे जब कभी ऑर्गेनाइज निमोनिया में, तो उसमें रिकरेंस या रिलैप्स बहुत कॉमन होते हैं। जैसे आप स्टीरॉयड का डोज कम करोगे एक लेवल के बाद में, तो वापस रिकरेंस हो जाती है। तो एक रीजन वो हो सकता है। तो उसके लिए हमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और शायद सीटी सबसे इम्पोर्टेंट है। उसमें अगर एल्वेलाइटिस आपको दिख रही है तो शायद आपको दोबारा से स्टीरॉयड देना पड़ेगा या डोज बढ़ाना पड़ेगा। और इन्फेक्शन बहुत ही क्लोज कॉन्टेंडर होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना एक एक्सपीरियंस क्रिटिकल केयर फिजिशियन चाहिए। मे बी काउंट्स को देखेंगे हम, प्रोकैल्सिटोनिन देखेंगे, कल्चर देखेंगे, बाकी सारे पैरामीटर को देख के देख सकते हैं। और जो बचा वास्कुलर फिनोमेना एम्बोलिज्म, वो आई थिंक सबसे इजी है डायग्नोज करना। आप डी डाइमर करेंगे और ज़्यादा चाहे तो आप डीवीटी स्कैन कर लीजिए, दोनों नॉर्मल है तो चांसेस एम्बोलिज्म के बिल्कुल ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। फिर भी अगर हाई सस्पिशन है तो आपको तो एंजियोग्राफी करना पड़ेगा और उसमें देख लीजिए। तो प्रोटोकॉल थोड़ा सा प्रोटोकॉल बना सकते हैं। Thank you, sir. Can I ask you another question? जी बताइए। जी Sir, in diabetic patients, when we give steroids, we know that it causes hyperglycemia and diabetes becomes uncontrolled. So, would you suggest any newer anti-inflammatory agents to use, and with that low dose of steroids can be given? देखो, हमारे पास जो एंटी इन्फ्लेमेटरी के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं। स्टीरॉयड कंसिस्टेंटली जो स्टडीज में, जो रिसर्च में दिखाया है, स्टीरॉयड्स आर द ओनली ड्रग विच हैव शोन कंसिस्टेंट बेनिफिट। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि स्टीरॉयड हमें देना ही चाहिए। उसके जो साइड इफेक्ट हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे टोसिलिजुमैब बहुत बैंक के साथ आया था, बट उसी के साथ वो उतना ज़्यादा उसका कंसिस्टेंसी नहीं है जितना स्टीरॉयड का है। इसी तरह से जैसे एक नया ड्रग है अभी बेसिटुजुमैब, उसका भी यही हाल है। बेरिस्टानिब जो है वो भी ऐसे कंसिस्टेंट नहीं है। बट हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं कि कुछ पेशेंट में हम वो यूज करके देख सकते हैं। और जब साइटोकाइन स्टॉर्म है तो हम शायद टोसिलिजुमैब यूज करके देख सकते हैं। लेकिन स्टीरॉयड का भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आई थिंक डॉक्टर उमा, इफ यू वांट टू एड समथिंग एल्स तो सी कैन, बट टू मी स्टीरॉयड का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है अभी। साइड इफेक्ट को हमें देखना पड़ेगा कैसे कंट्रोल करना है। एब्सोल्युटली करेक्ट डॉक्टर विजय, क्योंकि स्टेरॉइड्स यहाँ पे सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह नहीं यूज कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर विजय ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कि डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, तो डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स को भी कंट्रोल कर रहे हैं हम बाय गिविंग स्टेरॉइड्स। और वो स्टेरॉइड्स जिनका मोड ऑफ एक्शन एंड जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है वो क्विक onset of action होना चाहिए। क्योंकि जो severe COVID, if I am not wrong, Dr. Vijay, giving even methyl prednisolone pulses, 500 milligrams and 1 grams, and that has really helped patients. Mortality benefit सिर्फ steroids से मिला है। तो हम इसीलिए immunosuppressive यूज कर रहे हैं। अभी tofacitinib से भी एक छोटी सी स्टडी आई है कि उससे भी एडवांटेज मिला है पेशेंट्स में जो सीवियर कोविड थे। सो वील हैव टू, निंटेडिनिब तो लोग यूज कर रहे हैं पल्मोनरी केसेस में जिनको इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है। तो नॉट ओनली एंटी इन्फ्लेमेटरी, दिस इज इम्यूनोसप्रेसिव आल्सो। और एज ही इज राइटली पॉइंटेड आउट कि हम डायबिटीज को तो इंसुलिन से कंट्रोल कर सकते हैं, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है। थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। धन्यवाद। मुझे लगता है इस बार क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लगता है आज बहुत प्रश्न है, क्योंकि पोस्ट कोविड में मुझे लगता है चेस्ट और लंग्स रिलेटेड बहुत बहुत सारी परेशानियां हैं। एक फॉर्म डाला है मैंने, गूगल फॉर्म, उसको अवश्य आप लोग फिल करिए। उसमें प्रश्न है, अपने जो प्रश्न है रिलेटेड वो भी डालिएगा। अभी कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम ले सके हमारे समय की एक सीमा रखते हुए। स्मिता जी। राकेश आर्या जी अनम्यूट कर अपना प्रश्न पूछिए। थैंक यू मैम। मैं डॉक्टर राकेश आर्या, सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, JNU। ये प्रश्न मेरे एक मित्र के लिए है जो भी एम्स में एडमिट है करंटली। उसको 20 तारीख को कोविड आया, 28 तारीख को तक उसका ऑक्सीजन लेवल कम होता रहा, करीब 21 में पहुंच गया। तो 28 तारीख को एम्स में एडमिट हुआ विद 22/25 HRCT स्कोर। उसके बाद से वो काफी सही हो गया। 7 तारीख को उसको लगा अब सही हो गया है, तो उसने 22 घंटे के लिए अपने आप की ऑक्सीजन हटा दी। डॉक्टर ने कहा जब चाहो हटा दो, तो उसने हटा दिया। अगले नेक्स्ट मॉर्निंग को उसकी हालत थोड़ी खराब हो गई, दोबारा से रिकवर किया। 11 तारीख को करीब जैसे कुछ इमोशनल अपनी बेटी का वीडियो उसने देखा, तो उसका ऑक्सीजन लेवल सडनली जो है 66 पहुंच गया। दोबारा से उसको 14 लीटर ऑक्सीजन पे रखा गया और फिर उसके बाद से वो रिकवर करना शुरू किया। फिर भी 5 लीटर ऑक्सीजन पे है अभी करंटली वो विद नेजल। और
प्रॉब्लम क्या है कि मतलब मेरा बहुत ही खास मित्र है अभी, और तो उसमें क्या है कि जैसे ही वो करवट भी लेता है तो ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप कर जाता है। बॉटल में यदि टॉयलेट भी करता है तो ऑक्सीजन लेवल 77 के आसपास पहुंच जाता है। तो सर से और आपसे मैडम ये जानना चाहता हूँ कि मतलब इतना स्कोर पे रिकवरेबल या कोई क्या और तरीका हो सकता है जिसको सजेस्ट कर सकूं, बीइंग सिटिंग टू फार फ्रॉम हिम, कि कुछ एक्सरसाइज, क्योंकि वो ब्रीथ भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। कह रहा है कि मैं उससे कहता हूँ कुछ करो तो कहता नहीं कैसे करूँ कि मैं होल्ड ही नहीं कर सकता। तो सर आप एम्स से हैं तो एम्स में ही सर वो है हरीश कुमार मीना, डॉक्टर हरीश कुमार मीना जी। जी तो देखिए राकेश जी, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जी आपके जो मित्र हैं उनका सीटी स्कोर काफ़ी हाई है, जी मीनिंग देयर बाई लंग्स काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है, एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट है, जी और आप जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं उसके हिसाब से भी लगता है कि उनको डिजीज सीवियर है। लेकिन जी अच्छी बात ये है कि इस डिजीज में रिकवरी के काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं, स्पेशली जो जी लोग वेंटिलेटर पे नहीं जाते हैं उनकी रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और जी अभी सर, अगर 5-6 लीटर पे वो मेंटेन कर रही हैं तो गुड जी न्यूज़ है। अगर आप टाइम दोगे उनको तो धीरे धीरे जी टाइम के साथ में रिकवरी और संभव है। अगर जी मान लो कि भाई अगले 1 महीने में या 2 महीने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम नहीं होती है तो फिर हमें कुछ और ऑप्शन सोचने पड़ेंगे, पर अभी मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। लेकिन उसके जी अलावा भी सर, ऑप्शंस होते हैं, जैसे अगर कोई यंग पेशेंट हो तो हम लंग ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं या जी सर, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन के लिए जाते हैं, पर अभी उसके बारे में मत सोचो। 5-6 जी लीटर सर, कोई बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं है, और जी बहुत सारे पेशेंट है जो टाइम के साथ में उनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होती जाती है और हम ऑक्सीजन को हटा पाते हैं। जी सर। सर अभी क्या है जैसे करवट लेने से भी कम हो जाना और जी हल्का सा भी ये उसमें से। ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। जब लंग्स पूरे जी इन्वॉल्व सर, होते हैं ना तो इवन इन माइल्ड जो एक्जर्शन, वो हम उसको एक्जर्शन बोलते हैं, जबकि करवट लेना एक एक्जर्शन नहीं होता नॉर्मल जी पर्सन सर, में। जी सर, लेकिन जब आपके लंग एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट होता है तो माइल्डेस्ट जो मिनिमम जो एक्टिविटी है वो भी ऑक्सीजन डिमांड इतना बढ़ा देती है कि जो लंग उसकी डिमांड को कंप्लीट या पूरा नहीं कर पाते और वो जी हाइपोक्सिया सर। हो जाता है उनको। अच्छा सर, ये अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम हॉस्पिटल में रहने का जरूरत पड़ सकती है उनको सर? देखिए वो हमारा एक पॉलिसी जो होता है कि एक्यूट से रिकवर कर जाए और हमें जी लगे कि अभी हॉस्पिटल में रख के हम और कुछ कर नहीं सकते, तो उस टाइम जी पे हम सर, डिस्चार्ज के लिए बोलते हैं, चाहे बेशक हमें जी सर, ऑक्सीजन पे भेजना पड़े। तो क्योंकि मैं जी ट्रीटिंग टीम में नहीं हूँ और मैंने पेशेंट को देखा नहीं है, तो एग्जैक्टली जी मैं सर, अभी नहीं बता पाऊंगा कि अभी जी सर, उनको कितने दिन के लिए हॉस्पिटल में रखना है। पर अगर मेरे को जी ट्रीट करना हो और उनको कोई फीवर नहीं है, कोई ऑर्गन डिसफंक्शन नहीं है, जैसे किडनी फंक्शन ठीक है, लीवर ठीक है, वो खा रहा है आराम से, और करीबन जी 3 सप्ताह या 4 सप्ताह हो गई हैं, मिनिमम ऑक्सीजन की ज़रूरत है 4-5 लीटर की, और घर पे आप ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है जिससे आप ऑक्सीजन दे सकते हो, तो मैं उनको काउंसिल करना शुरू कर दूंगा कि आपको घर जाना चाहिए। हॉस्पिटल में रहने से इन्फेक्शन का या और दिक्कतें होती हैं वो कम होंगी घर जाओगे तो। जी सर, बाकी रिपोर्ट सारी सही है इनकी। और ये इमोशनल भी काफी मैटर करता है सर, क्योंकि लास्ट टाइम जो 66 गया तो इट वाज ओनली इमोशनल। छोटी सी बेटी है 2 साल की, उसका वीडियो देखा और उससे पहले 94 मेंटेन कर रहा था, वो डाउन भी नहीं जा रहा था जल्दी। जी जी लेकिन उस दिन जब डाउन गया 66, उसके बाद से फिर ऐसे ही हो रहा है मैडम। तो नहीं, वो तो मुझे इमोशनल लगता में है देखो, शायद इमोशनल जब देखो जब मैटर लॉट है। जब हम क्राई करते हैं तो ब्रेथ होल्डिंग होती है एक बार में, आप देखना कभी क्राई करते हैं तो सांस जी रुक जी जाता है। तो उनके जी लंग क्योंकि ज़्यादा डैमेज है तो प्रोबेबली वो छोटा सा जो फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशन हुआ उसको भी वो सहन नहीं कर पा रहे। उससे जी सिर्फ सर, यही जी इंडिकेशन मिलता है कि लंग्स उनके ज़्यादा डैमेज्ड हैं और उनको रिकवरी के लिए ज़्यादा टाइम चाहिएगा। जी और उनको थोड़ा सा शांत रहने की भी जरूरत है, बहुत इमोशनल ना हो। और एक चीज और होती है कि सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है। जब हम कोई जी भी सर, इमोशनल स्टेट में होते हैं तो जो हमारा वेसल्स है वो थोड़े कंस्ट्रिक्ट होते हैं, तो सर्कुलेशन भी पे असर पड़ता है। तो अगर लंग थोड़ा डैमेज्ड है तो चाहे एयर कम पहुंच रही है या सर्कुलेशन कम पहुंच रहा है, तो एक्सचेंज कम होगा तो ऑक्सीजन कम होगी। और दूसरी चीज, जो वो करवट लेते हैं तो हो सकता है जो उनका प्रोब है वो हिल जाता हो, ये भी हो सकता है। क्योंकि जब करवट लेंगे तो जो प्रोब ऑक्सीजन सैचुरेशन मेजर करने का प्रोब होता है तो वो भी हिल जाएगा। तो हो सकता है उसकी वजह से कुछ सेकंड्स के लिए या मिनट के लिए जो है उनकी, जब उनको लग रहा है कि ड्रॉप होती है तो उस वजह से ड्रॉप हो रही हो। जस्ट सजेशन, एक हो सकता है ना हो, बट ऐसा भी हो जाता है जो देखने में आया है। जी जी, पॉजिटिव रहने की बहुत ज़रूरत है। हमारे पास चैट बॉक्स में बड़े सारे बहुत से क्वेश्चन है, मैं इकट्ठे अब नहीं बुला सकूंगी, तो मैं जोड़ के प्रश्नों को पूछ रही हूँ। एक ये है कि कैन कोविड पॉजिटिव पेशेंट
फीड हर बेबी? एक पहला ये प्रश्न है। दूसरा ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ऑटो इम्यून जो पेशेंट्स हैं, ऑटो इम्यून डिजीज पेशेंट, अंबुज मिश्रा ने पूछा है, लाइक SLE, उनको क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना चाहिए और क्या वैक्सीनेशन के लिए उन्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप दोनों से ये प्रश्न है जी। आई थिंक जो SLE वाला तो मैडम बता देंगे। जो बच्चे का जो ब्रेस्ट फीडिंग है, आई थिंक देखो उसमें ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो बेबी है वो टोटली ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट है। अगर टोटल ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट है तो उसको हमें ब्रेस्ट फीड कराना ही कराना चाहिए, विद मदर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस। कंटिन्यूसली वो मास्क बना के रखें, और एक जो कॉमन प्रैक्टिस होती है कि हम दूध पिलाने से पहले सलाइवा लगाते हैं ब्रेस्ट के ऊपर, वो ना लगाएं, बार बार हाथ धोएं, और जैसे बच्चे को दूध पिलाए उसके बाद अपने जो उनको थोड़ा दूर रखें। तो ये छोटी छोटी सावधानियां हैं साथ में बरतें, और दूध तो पिलाना पड़ेगा उनको। अगर ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में टॉप फीड भी दे रहे हैं, टॉप फीड पे मतलब ब्रेस्ट फीड पे इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट भी वो रह सकता है, तो बेटर है आप ना पिलाएं। और जो SLE का क्वेश्चन था, उसमें जो जितने भी पेशेंट्स हैं, नॉट ओनली SLE, ऑटो इम्यून डिजीजेस के, उन सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और बस सिर्फ एक इसमें ये फर्क आता है कि जो वैक्सीनेशन से कितना ज्यादा इम्यूनिटी डेवलप होगी वो थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है। और अगर वो किसी दवाओं पे है तो कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो 1 हफ्ते के लिए पोस्ट वैक्सीनेशन हमें बंद करनी पड़ती है, जिससे कि इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो सके। तो लेकिन जहां तक बात है वैक्सीन लेने की, उनको जरूर लेना चाहिए। और प्रिकॉशंस की बात, तो जो नॉर्मल पॉपुलेशन को प्रिकॉशन लेने हैं, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सिर्फ वही उनको लेना है। और तीसरी चीज ये जो अच्छी खबर है कि हमने ये देखा है अपने पेशेंट्स में रूमेटोलॉजी के कि कोविड इन्फेक्शन तो क्या जो प्रिवलेंस है या इंसिडेंस है वो उतना ही है जितना जनरल पॉपुलेशन में है, कम्युनिटी में है। कोई डिफरेंस नहीं है कि वो ज्यादा एक्सपोज्ड हैं, ज्यादा उनमें होने के इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन एक चीज देखिए, जब उनको इन्फेक्शन हुआ है तो जो सिवियरिटी है इन्फेक्शन की वो हमारे पेशेंट्स में कम देखने को मिली है। वो ये हो सकता है कि जो ऑटो इम्यून डिजीजेस है उनसे थोड़ी इम्यूनिटी सप्रेस्ड ऑलरेडी होती है, तो जो हम साइटोकाइन स्टॉर्म की बात कर रहे हैं, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, वो उनमें नहीं बन पाता। दूसरी चीज ये हो सकती है जो दवाइयां हम उन्हें दे रहे होते हैं उससे उनकी इम्यूनिटी थोड़ी सप्रेस्ड होती है, जो डिसरेगुलेटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, इसलिए वो सीरियस नहीं हो पाते। लेकिन वो ये ना सोचें कि उनको डिजीज नहीं होगा और वो सीरियस नहीं होंगे। सो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैम ये तो आपने एक बड़ी गुड न्यूज सी दी है ऑटो इम्यून वालों के लिए कि उन्हें जल्दी नहीं ये पकड़ेगा। एक यहाँ पे उसी से रिलेटेड एक हम 2 अंतिम प्रश्न ले लेते हैं। स्मिता जी कुछ प्रश्न अगर लेना देख लीजिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न रह गए, बाकी हम फिर ये सेशन कराएंगे डिपेंडिंग अपॉन, और ये हर शनिवार और सोमवार या मंगलवार इन दोनों में करा ही रहे हैं हम लोग रेगुलरली, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो अब एक दिवांशु साहू जी का प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है उमा जी आपके लिए कि माय मदर इज ऑलरेडी पेशेंट ऑफ रिमोटॉइड आर्थराइटिस, तो उनका सैचुरेशन लेवल वगैरह सब नॉर्मल है और उन्हें 3 डेज से जॉइंट पेन वगैरह हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? कोई भी को कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है और उसको वायरल इन्फेक्शन होता है, चाहे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, तो जो एग्जिस्टिंग डिजीज है वो एक्टिव हो सकती है। तो उस स्टेज में ये कर सकती है, अगर उनका लिवर फंक्शन और किडनी फंक्शन बिल्कुल ठीक है तो वो पेन किलर ले सकती है। और अगर उनको कोई इश्यूज है तो हम शॉर्ट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी देते हैं। अभी फिलहाल तो सिर्फ सिंपल पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम को दे दीजिए, और आप हमारे शक्ति के प्लेटफॉर्म पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और जरूरत होगी तो मैं पर्सनल कॉल करके बात कर लूंगी उनसे। नमस्ते मैम। मैम वो पूछिए। हाँ यस नमस्ते मैम वो अभी मम्मी का हमने फिर डॉक्टर ने रिकमेंड किया था क्या कहते हैं हीमोग्लोबिन और CRP के लिए, तो आज जो वो रिजल्ट आया उसमें मैम मम्मी का जो ESR है वो थोड़ा बढ़ के आया है 69 जी। तो वही आर्थराइटिस की मम्मी को वही दिक्कत हो रही है, 2-3 दिन से हाथ में जकड़न और पेन हो रहा है मैम को मम्मी को। जी आप अपना नंबर शेयर कर लीजिएगा हमारे शक्ति प्लेटफॉर्म पे, मैं आपको पर्सनली
बात करनी सर है। क्या मैं डॉक्टर विजय हड्डा से बात कर सकता हूं? शिवांशु अपना परिचय जरूर आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। यस, अभिषेक कुमार। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम कॉन्टैक्ट नंबर और परिचय लिख दीजिए, हम लोग आपसे फिर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी अभिषेक, क्या डॉक्टर विजय हड्डा से कांटेक्ट मैं क्वेश्चन कर सकता हूं? जी 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 अभिषेक जी अपना परिचय दीजिए और क्वेश्चन पूछिए। जी नमस्कार सर, मेरी मम्मी का आपके साथ ट्रीटमेंट हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको बाय फेस जानता हूं सर। एम्स में आपके पास अपना परिचय दे दीजिए अभिषेक जी थोड़ा। मेरा नाम अभिषेक यादव है सर, और मेरा ब्रदर अभी 16 को वो पॉजिटिव हुआ था और 3 मई को नेगेटिव हो गया, लेकिन उसके साथ साथ उसको चेस्ट में इन्फेक्शन हुआ है, तो जिसकी कोरेट वैल्यू 5 है एंड सीवियरिटी इंडेक्स 10 है, जिसमें वहाँ पे डॉक्टर लखनऊ में ही डॉक्टर AK सिंह हैं चंदन हॉस्पिटल में, उन्होंने जिसको 15 डेज का सेप्टम 5 डेज के लिए प्लस एक कोर वो है, क्या नाम है उसका, एक टेबलेट और है उसका, वो पफिंग की सॉर्ट ऑफ है, वो एक मशीन के साथ उसको वो करते हैं, इनहेल करते हैं वो। कोराकोट होगा। हाँ कोराकोट, यस कोराकोट एक वो है, और मल्टीविटामिन हैं ईवायोन एंड SG9G। तो अभी क्योंकि वो अब होम टाउन में है, लखनऊ नहीं जा पा रहा है क्योंकि लखनऊ में बहुत सारे केसेस हैं कोविड के। अब वो रिकवर हो गया है, लेकिन वो चेस्ट वाला अभी भी जैसे कोई थोड़ी सी मेहनत कर लेगा तो वो उसको ब्रीदिंग में मतलब ऐसे लगता है कि ब्रीथलेसनेस है थोड़ा सा। तो डॉक्टर से हमने फ़ोन पे बात की, उन्होंने कहा कि इसको हाँ अभी वो म्यूसिनेक भी ले रहा है सुबह शाम। तो क्या इस ट्रीटमेंट को उन्होंने डॉक्टर AK सिंह ने तो कहा कि इसे कंटिन्यू रखिए ट्रीटमेंट। मैं आपसे चाह रहा था सर कि क्या हम इसको कंटिन्यू रखना चाहिए 15 दिन और कि इसको स्टॉप कर देना चाहिए? देखिए जैसे अभी अभिषेक जी अपने संस्थान का भी आप नाम बता दीजिए और संक्षेप में प्रश्न है। जी विजय जी एड्रेस करिए। जी देखिए इसमें अभिषेक जी ऐसे है, आपके जो पेशेंट को जो सिम्टम हैं, हमें पहले भी पूरे से बात की है कि टाइम के साथ में ठीक होने के चांस हैं। अभी तो आई थिंक वो 2-3 सप्ताह ही हुए हैं, तो टाइम के साथ में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिखी है या एडवाइस की है वो आप ले सकते हैं, और आई होप कि वो टाइम के साथ में ठीक हो जाएंगे। जी तो मेडिकेशन पे रखना है अभी उसे 15 दिन और? जी बिल्कुल, जिन डॉक्टर को आप दिखा रहे हैं उनके कंटिन्यूस टच में रहिए और ठीक हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम अभिनव जी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और फटाफट हम कुछ विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, वो युवा के भी कार्यकर्ता हैं, दिल्ली प्रदेश युवा के और देशबंधु महाविद्यालय के। उनमें से भी अगर कोई बीमार है, एक दो फटाफट आप प्रश्न जो है चैट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि जैसे मेरे फादर को 1 तारीख अभिनव अपना परिचय दे दीजिए बेटा। आई एम अभिनव शर्मा और मैं नेक्टर की साइड से मैं ओके ठीक है प्लीज सॉरी। मैं एक पूछना चाह रहा था कि जैसे मेरे फादर को कोविड पॉजिटिव हुआ था 7 को, हमने रिपोर्ट्स आपकी मतलब CT स्कैन वगैरह हमने करवाया था, तो उसके अंदर 17 स्कोर आया था CT का फादर का। उसके बाद कोविड नेगेटिव भी हो गया, वो जनरल वार्ड में भी शिफ्ट हो गए, पर उनका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप होता है। लाइक अभी वो 10 लीटर ऑक्सीजन पे हैं, तो 90 अबव मेंटेन कर लेते हैं, बट अगर वो ऑक्सीजन रिमूव करके थोड़ा सा वॉक करें या टॉयलेट करने जाएं तो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, 60, 55 इतना ड्रॉप हो जाता है। ये मेजर ड्रॉप्स का क्या रीज़न है, और अगर कुछ मेडिकेशन या वैसे फिजियोथेरेपी या कुछ कर सकें हम, उसके लिए मैं पूछना चाह रहा था। देखिए अभिनव जी, ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना मुश्किल होगा कि क्या कारण हो सकता है। उनका एज कितना है? एज है 57 है सर। पहले कोई लंग का डिजीज था उनको? नहीं सर, कोई लंग का डिजीज स्मोकिंग वगैरह करते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते। तो देखिए ये तो एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि क्या वो जो लंग का जो स्कोर था उनका 17, क्या वो बढ़ गया है, लंग में फाइब्रोसिस हुई है, या निमोनिया ठीक हुआ है, नहीं हुआ है। बहुत सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है या तो उतना ही रहता है या बढ़ जाता है। आई थिंक उसको टाइम देना पड़ेगा। आप जो डॉक्टर हैं वहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं उनके पास अगर आप बात करेंगे तो वो आई थिंक बेटर पोजीशन में होंगे ये बताने के लिए कि उनका फाइब्रोसिस हो गया है या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रही है। जी, और एक मैं पूछना चाहूँगा, जैसे उन्हें शॉर्टनेस इन ब्रेथ जैसे जो फेस करना पड़ता है, तो उसमें कोई रिलीफ के लिए जैसे फिजियोथेरेपी या कोई स्टार्ट कर सकते हैं हम, या अभी हमें नहीं करना? जी देखिए, वो हॉस्पिटल में हैं तो हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो हॉस्पिटल है उनमें फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। अगर कोई ट्रेंड फिजियोथेरेपिस्ट है तो उनकी हेल्प लीजिए आप। जी। उससे भी काफ़ी
हेल्प मिलती है, सिम्टम रिलीफ में भी और रिकवरी भी थोड़ी जल्दी होती है उससे। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सर। रूबी जी क्विकली डॉक्टर जी बस लास्ट 2 प्रश्न है, मैं ले लेती हूँ चैट बॉक्स से कि कितने वैक्सीनेशन में जो ये कोविशील्ड के लिए 3 महीने का गैप आया है, क्या वो मतलब वो रखना है और कैसे जाना है वैक्सीनेशन के लिए? और आप दोनों डॉक्टर से 2 शब्द अंत में, इससे पहले कि हम कृष्ण कुमार जी को सुने। जी देखिए, पहले तो कोविशील्ड का जो आपने ये पॉइंट उठाया है कि 12 वीक वाला, देखिए हमें सबसे पहले तो एक चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए कि कोविड की जो वैक्सीन है वो न्यू है, 1 साल पुराने ही हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली उनका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, क्या 4 वीक अप्रोप्रिएट है या 6 वीक अप्रोप्रिएट है, या एक ही डोज काफ़ी है या 2 डोज हैं या बाद में बूस्टर डोज भी चाहिए, ये टाइम के साथ पता लगेगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम लोगों की नॉलेज बढ़ती जा रही है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से प्रोटोकॉल चेंज होते जा रहे हैं। कुछ और भी कारण होंगे इसमें, लेकिन मेरे को लगता है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ रही है, उसकी वजह से हमने ये प्रोटोकॉल में चेंज लाए हैं कि 4 सप्ताह की बजाय अगर हम 6 से 8 वीक में लगाएंगे तो ये ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होगा। और अब कुछ और डाटा ऐसा आया है कि जो बताता है कि हम 8 वीक के बजाय इंस्टेड अगर 12 वीक का गैप देंगे तो भी उसका इम्यूनिटी शायद बेटर है। तो ये शायद इवॉल्विंग चीज़ें हैं, अभी हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा कि एग्जैक्ट उसका प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए, कितने वीक पे लगना चाहिए, बूस्टर डोज चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे मैं बूस्टर का एग्जांपल देता हूँ, डीपीटी के देखो हम कितने इंजेक्शन लगाते हैं, ऐसे हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन कम से कम 3 लगाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैक्सीन जिनका प्रोटोकॉल हमें काफ़ी सालों बाद पता लगा है। तो ऐसे ही कोविड वैक्सीन का भी प्रोटोकॉल अभी इवोल्विंग फेज में है, और अभी जो करंट है शायद 12 वीक वाला करंट जो नॉलेज के जो हिसाब से बेस्ट है, तो अभी हमें उसको करना चाहिए। जी उमा मैम मेरा एक क्वेश्चन डॉक्टर विजय हड्डा से, एक क्वेश्चन सर, अभी लंग्स में इन्फेक्शन है सीटी के अनुसार, क्या फिर से सीटी कराना पड़ेगा? हालांकि मैं मेडिकेशन पे हूँ, क्या मुझे फिर से सीटी कराना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि वो हील अप हुआ या नहीं? देखिए मयंक, ऐसे है कि सीटी स्कैन एक बार आपने करवा लिया और उसके बाद में आपने जो भी ट्रीटमेंट लेना था ले लिया और यूजुअली 3 वीक चले गए और आपको कोई सिम्टम अभी नहीं है, तो मैं एडवाइस करूँगा कि सीटी स्कैन ना कराइए, क्योंकि सीटी स्कैन हम तभी करवाते हैं जब हमें कोई ट्रीटमेंट डिसीजन लेना हो। तो आपके केस में अगर आपको कोई सिम्टम ही नहीं है, कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई सांस नहीं फूल रहा, छाती में दर्द नहीं है, तो सीटी स्कैन क्यों कराना है? अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर नहीं करवाना है। तो वीकनेस और सांस फूलने की शिकायत है अभी सर? उसका थोड़ा वेट कर लीजिए, मेरे को लगता है टाइम के साथ ठीक हो जाएगी। अगर वर्सनिंग है तो ही सीटी करवाइए, अदरवाइज फिर से वो सेम स्कोर होगा, फिर आप बोलोगे अभी नॉर्मल नहीं हुआ है, तो फिर तीसरी बार कब करवाएंगे, फिर बोलोगे 4th टाइम कब करवाना है, तो वेट कर लीजिए। जी वैक्सीनेशन पे पूरा एक टॉक ले लेंगे, लेकिन मैम कुछ इंपॉर्टेंट आप रखना चाहती, प्लीज रखिए। जी थैंक यू सर। अनम्यूट कर लीजिए। इसमें मैंने चैट बॉक्स देखा, उसमें जो जनरल व्यू है ये है कि अगर किसी को कोविड इन्फेक्शन हुआ है तो वो वैक्सीनेशन कब शुरू करे, एक चीज। दूसरा क्वेश्चन, अगर किसी ने 1 डोज ले ली है तो उसको 2nd डोज के लिए कितना वेट करना है? डॉक्टर विजय। जी मैम, देखिए ये अगेन थोड़ा सा इवॉल्विंग वो है। कुछ दिन पहले तक एक कंसेंसस था कि किसी को पहला डोज मिल गया और फिर उनको कोविड हो गया, तो हम ये एडवाइस करते थे कि 6 to 8 वीक वेट कीजिए और फिर अपना 2nd डोज ले लीजिए। उसके बाद भी ये बोलते हैं अगर किसी वजह से वो मिस हो जाता है तो जब भी आपको मौका मिलता है तो वो ले लीजिए। तो अभी तो यही है। और मैम सेकंड क्वेश्चन, सॉरी आई फॉरगॉट। सेकंड ये है कि अगर बीच में हो जाता है, किसी को 1 डोज ले चुका है और फिर कोविड इन्फेक्शन हो गया, तो फिर कब ले वो 2nd डोज अपना? हाँ, आई थिंक वही मैंने बताया कि फर्स्ट डोज लगा और उसके बाद कोविड हो गया तो आप 6 to 8 वीक वेट कर लीजिए और फिर ले लीजिए। हाँ, और आजकल लोग जो नई गाइडलाइन आ रही है उसमें ड्यूरेशन और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। देन एक है कि हाउ कैन वी प्रिवेंट म्यूकरमाइकोसिस, व्हिच इज आजकल ब्लैक फंगस की बहुत बात हो रही है। तो 3-4 लाइन में इसमें बताना चाहूंगी सिर्फ कि ये इस चीज को हवा ना बनाए। जैसे डॉक्टर विजय ने कहा कि हर दिन कोरोना के बारे में और वैक्सीनेशन के बारे में, यानी कि कोरोना से जुड़ी हर जानकारी के बारे में डेली मोर देन 100 पेपर पब्लिश हो रहे हैं। 100 तो मैंने बहुत कम बताया, इससे भी ज्यादा पब्लिकेशंस हो रहे हैं। तो हर दिन नई जानकारी निकल कर आ रही है और कुछ अच्छे ट्रायल है, कुछ जो है वो कॉन्फ्लिक्टेड ट्रायल्स हैं। तो इसलिए ब्लैक फंगस पहले से
भी नोन है हमारे इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट में, जो लंग ट्रांसप्लांट, कोई भी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स हैं उनमें देखने को मिलती थी। ये वातावरण में वैसे भी ये मोल्ड्स तैर रहे होते हैं, और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम हो जाती है उनमें ये घर बना लेते हैं और डिजीज हो जाती है। तो आपने सिर्फ ये जानकारी रखनी है, किसी को अगर कोविड हुआ है और कोविड होने के बाद किसी को नाक में स्टफीनेस होने लगे, ब्लीडिंग होने लगे, या नोज ब्लॉक होने लगे, ऐसी फीलिंग आ रही है, रेडनेस आ जाए, आईज में स्वेलिंग आ रही है, कुछ भी, तो यू हैव टू बी अलर्ट और तुरंत अपने ईएनटी सर्जन से कंसल्ट करना है। लेकिन मान के ना बैठे हैं, जैसे कि टीवी पे मीडिया में हर जगह दिखाया जा रहा है ब्लैक फंगस, तो आधे लोग तो जरा सा थोड़ी सी एक दिन के लिए उनकी सुबह उठे नोज बंद हो गई तो डर जाते हैं और ढूंढना शुरू कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब से कैसे मिलेंगे, ईएनटी सर्जन से अपॉइंटमेंट कराते हैं। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। मैम एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं यहाँ पे। तो इसमें जो ब्लैक फंगस वाला ना, एक आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो एज ए जनरल पब्लिक जो हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो ये है कि आप सेल्फ मेडिकेट ना करें स्टीरॉयड का स्पेशली, क्योंकि ये मैंने बहुत सारे मरीजों को देखा है कि वो कंसल्टेशन लेते हैं तो बताते हैं कि हमने डेक्सामेथासोन शुरू कर दिया है, वाइसोलोन शुरू कर दिया है, तो वो एक स्टेप है जो आप ब्लैक फंगस को इन्वाइट कर रहे हैं। तो बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के प्लीज 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 स्टीरॉयड शुरू ना करें और मास्क लगा के रखें, उससे प्रोटेक्शन होती रहेगी, क्योंकि ये डैम्प सरफेसेस पे होता है यूजुअली। तो जब गार्डनिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसे बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाएंगे तो बचे रहेंगे। ओवर टू यू जी। जी, हमारे बीच डॉक्टर प्रवीण कुमार गर्ग जी भी जुड़े हुए हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में प्राचार्य भी हैं। सर कोई प्रश्न है तो आप हम ले सकते हैं। थैंक यू मैडम। वैसे प्रश्न का उत्तर ऑटोमेटिकली मिल गया है। मेरे को 6 अप्रैल से 18 अप्रैल तक फीवर हुआ था जी सर। तो मैंने 16 या 17 तारीख को अपना टेस्ट करवाया था, वो नेगेटिव आया। तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए मैंने 19 से 23 तक 5 दिन फिर एंटीबायोटिक ली, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बताया कि उसके बाद जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको अवॉइड करने के लिए। लेकिन वही वीकनेस अभी भी रहती है, और 2 घंटे भी कॉलेज जाओ या घर पर काम करो तो एक्सर्शन सा फील होता है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि थोड़े से एक्सर्शन से ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ओके है। तो यही था कि ये वीकनेस वगैरह कब तक रहेगी। वैसे तो जवाब मिल गया है, अगर आपको टाइम है तो आप 1 मिनट के लिए यू कैन रिपीट, अदरवाइज थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरे को आंसर मिल चुका है। डॉक्टर गर्ग हमारे साथ समय समय पे हमारे साथ रहते हैं, उनका मार्गदर्शन बहुत लंबे वर्षों से हमें दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर स्वामी श्रद्धानंद के लिए भी अगर कुछ इस तरह का आवश्यकता होगी तो हम लोग जरूर करेंगे, वहाँ के लोग, वहाँ के जो डायरेक्ट टीचर्स या स्टूडेंट्स के लिए। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। एनीथिंग एल्स उमा मैम कुछ ऐड करना चाहेंगे? हम लोग काफी क्वेश्चंस वगैरह ले चुके हैं और हम क्योंकि लगातार करते रहेंगे ये प्रोग्राम, तो अब हमें कंक्लूड करना चाहिए आज। जी, तो आशीर्वचन के लिए क्योंकि ये आशीर्वचन के लिए माननीय कृष्ण कुमार जी, जो कि सह प्रांत प्रचारक भी हैं, हम लोगों के अभिभावक के तौर पे भी हमें समय समय पे हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं, और उनको मैं आमंत्रित करती हूँ कि हमें आशीर्वचन 2 शब्द आशीर्वचन के रूप में हमें अवश्य प्रदान करें। जी धन्यवाद बहन जी। आप सबका यह उत्साह देखकर बड़ा आनंद हो रहा है। देख अभी इतना अच्छा नियोजन है हमारा। अभी अपने डॉक्टर विजय जी यहाँ पर जो श्वसन रोग विशेषज्ञ हैं, आपने यहाँ पर इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और ये जो सारी जो क्वेरीज हुई हैं, इन्होंने अच्छा काफी जानकारी मेरी भी बढ़ाई है इन्होंने। अभी सारे में एक बात मुझे दोहराने वाली लगती है, डॉक्टर साहब ने भी इस बात को कहा है कि यह जो सारा स्थिति चल रही है, इस परिस्थिति में हमें धैर्यपूर्वक और सकारात्मक रूप से स्वयं का मूल्यांकन करते हुए और अपनी मेडिकल सहायता जो विशेषज्ञ हैं उनसे लेने का काम करना। मानिए कि इसमें अपना धैर्य नहीं खोना, सकारात्मक रहना है और मन को डाइवर्ट करते हुए क्या किसी सकारात्मक कार्यों में लगना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए।
ऐसे समय में यदि हम डर गए, भयभीत हो गए, तो फिर हार हमारी निश्चित है। अभी मैं तो यहाँ पर प्रत्यक्ष में उदाहरण देख रहा हूँ, उसे देखकर ही बड़ा उल्लेख करने का एक प्रेरणा होती है। श्रीमती इंदू जी यहाँ पर जो अस्पताल से सीधा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो बड़ा अच्छा लगा है ये कि इतनी हिम्मत करके हम सभी इस बीमारी से लड़ने के लिए तत्पर हैं। तो हमारा ये जो संगठन है, इस संगठन का जो मंतव्य है, यह भी हमें बिल्कुल स्मरण है, इसीलिए हम ये कार्य बराबर कर रहे हैं। एक बात तो ये ध्यान में आ गई है कि प्रश्न नहीं टूट रहे हैं। प्रश्न यदि हम 1 घंटा और चलाएंगे तो भी जरूर पूछे जाएंगे। तो यानी कि यह जो प्रयास है, इसकी नियमितता बनी रहनी चाहिए, ये कंटिन्यू चलना चाहिए। और इसमें कुछ मेरा सुझाव है कि कुछ फीचर्स और जोड़े जाएं, कुछ विषय और जोड़े जाएं, तो और भी इसकी उपयोगिता बढ़ सकती है। जैसे अभी ये मेडिकल काउंसलिंग का काम है, ये एक विषय इसमें जुड़ गया है। एक इसी प्रकार से जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का काम भी, ये भी आवश्यक है। यह ऐसे लोगों के लिए जरूरी है जो ठीक हो चुके हैं या जिनको अभी इनफैक्ट ये हुआ नहीं है लेकिन इससे डरे हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए भी ये इस प्रकार का प्रयोग जोड़ा जा सकता है। तो इस करके अपना ये जो संगठन है, अपनी सकारात्मक संदेश को लेकर अपनी शक्ति को इस सारे कार्य में जोड़ रहा है। अपने विषय तो अभी ऐसा पर्याप्त बनता है कि जो अपनी संघ शक्ति है वो ऐसे अनेकों पहलुओं पर काम कर रही है। ये जैसे मेडिकल काउंसलिंग का और साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का काम तो है ही, इसके अतिरिक्त अपने कार्यकर्ता अपनी सावधानियों के साथ में जो आइसोलेशन सेंटर्स हैं, अपने जो ऑक्सीजन की आपूर्ति का काम है, लोगों को भोजन कराने का काम है, ये सारा काम कर रहे हैं। तो हम पूरे सभी लोग एक दूसरे के सपोर्ट बन करके, एक दूसरे के सहयोगी बन करके यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से हम इस दौर से भी विजय पा जाएंगे और हम बिल्कुल आनंद से उसी प्रकार से जैसे अभी तक जी रहे थे वैसे ही जीने लगेंगे। तो अभी के समय में मुझे लगता है कि इतना कहना पर्याप्त है। कुछ बातें मैं डॉक्टर साहब के इस वक्तव्य से काफ़ी चीज़ें जोड़कर ही जा रहा हूँ, इसके लिए डॉक्टर साहब का हार्दिक धन्यवाद है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहे। सर्वप्रथम मैं सबसे पहले जिन लोगों का क्वेश्चन इस सेशन में हम नहीं ले पाए हैं उनसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं चाहूंगी कि आप चैट बॉक्स में भी अपना प्रश्न लिख दें। जब अगला सेशन होगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखिएगा। अगला सेशन जब हमारा होगा तो जरूर आपके प्रश्नों का हम लोग उत्तर लेंगे। अपनी उमा कुमार जी और विजय जी का से संपर्क हम लोगों का बना रहे, तो ऐसा मैं आशा करती हूँ। और जी मैं बस इसमें ऐड करूंगी कि जैसे पिछला हमारा सेशन था शनिवार का, उसमें हमने मनोचिकित्सक को भी बुलाया था। आगे भी हम ऐसे ही सेशन करते रहेंगे। और ये तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो ये कार्य कर ही रहा है, उसके अलग अलग जो आयाम है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई कर रहा है, कोई भोजन का प्रबंध करा रहा है, कोई कहीं ना कहीं सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु सब लोग जुड़े हुए हैं। तो उसी में एक ये मार्गदर्शन उमा जी के तहत ये शुरू हुआ है। इसकी कितनी जरूरत है आज भी हम देख सकते हैं, इतने लोग जुड़े हैं और हम उन प्रश्नों को सबको ले नहीं पा रहे हैं। अगले सेशन में जरूर लेंगे। वो जो फॉर्म डाला है वो जरूर लीजिए ताकि हमें भी पता चले कि नेक्स्ट सेशंस में हम कौन से विषय ले सकेंगे। जी ओवर टू यू स्मिता जी। जी मैं प्रोफेसर विजय हड्डा जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय इतनी बिजी शेड्यूल से निकाला और सभी को बहुत ही प्रोत्साहित किया। ज्ञानवर्धक आपका टॉक था। मेरे ख्याल से जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं सभी आपसे लाभान्वित हुए होंगे। मैं उमा कुमार जी, हमेशा प्रेरणा स्रोत उमा कुमार जी को मैं बोलती हूँ क्योंकि इनका बहुत ही सुंदर सराहनीय ये इनिशिएशन है। कोविड संवाद शब्द भी बहुत अच्छा है। इसमें हम लोग
फॉर्मल टॉक ना करके जनरल बात करते हैं, एक दूसरे से संवाद करते हैं और प्रार्थना भी करते हैं कि आप स्वस्थ हो जाए। उमा जी हमेशा काउंसलिंग करती हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं यहाँ पे जुड़े जितने शक्ति विज्ञान भारती के बंधु और कार्यकर्ता जुड़े हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। दीक्षा तिवारी, सुजीत जी, भव्या एवं एनएसएस देश बंधु के समस्त युवा टीम को जो हमेशा हम लोग को सपोर्ट करते हैं और वो समाज में भी काफी कार्य कर रहे हैं, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लास्ट में कोविड संवाद के समापन हेतु मंत्र के लिए मैं मनस्वी जी एनएसएस से हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ जी। Thank you so much, ma'am. Good evening, everyone. So, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य के मंगल कामना के साथ हम लोग कार्यक्रम अब समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ये सेशन हमारा इंद्रप्रस्थ शक्ति के YouTube चैनल पे भी ये रिकॉर्डेड है, तो वहाँ पे भी लाइव रहेगा, तो आप सब वहाँ भी इस सेशन को दोबारा देख सकते हैं। जी आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank you very much. Thank you, ma'am. Continue this.